थैंक यू सर। शुक्रिया सर जी। अच्छा जी, ठीक। अच्छा जी, हमने आज जो बात करनी है, मैम मुझे बताइएगा कि स्क्रीन जो है वो विजिबल है आपके पास? यस स्क्रीन सर। शो हो रही है? अच्छा, आज जो हमने बात करनी है, अब हमारे पास क्या होता है, जैसे हम डेली अभी तक हमने जो काम किया इसके डिफ़ॉल्ट एडिटर पे, तो मैं क्या करता हूँ जी, लोकल होस्ट पे जाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो पेज होता है ना, अब हमने बात करनी है पेज को क्रिएट करने की, इससे नहीं, एक्सटर्नल बिल्डर्स की हेल्प से। ठीक है, पेज को क्रिएट करना है इससे नहीं, एक्सटर्नल बिल्डर्स की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इससे परेशानी हो जाना है, ये वही ब्लॉक्स हैं, वही गटरबर्ग है, कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई। सिर्फ क्या हुआ, देखिए ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स का एक ऑप्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, शायद आप लोगों ने ये देखा ही हो। ठीक है, पुरानी थीम में ये सारी चीज़ें थी, एक्स्ट्रा सेटिंग्स में साइड बार, प्राइमरी हेडर ने शो करना है, टाइटल को शो करवाना है, फुटर बार को शो करवानी है कि नहीं, ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस थीम की वजह से आ गए हैं इसके अंदर। अब हमारे पास क्या होता है टिपिकली, जब हम पेज क्रिएट करते हैं, अब हमें ना बड़े एनिमेटेड पेजेस की भी ज़रूरत होती है, जिसे अक्सर लोग लैंडिंग पेज कहते हैं जी। लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है, मेन पेज को डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए, ये बिल्ड इनोवेटिव है। ठीक है, अब इसका एक मेन पेज है जो कि स्टैटिक है। अब क्या होता है, डेली आप विजिट करते हो, आपको डेली यही पेज नज़र आता है, इसमें चेंजेस नहीं होती। हाँ, अगर मुझे इसमें चेंजेस करनी हो तो मुझे पहले बैकएंड पे जाके इसके डैशबोर्ड पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, फिर आपको नज़र आ जाएंगी। बट ये डेली आप आते हो तो यही एक पेज नज़र आता है। अब डिफरेंट कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को जो एक ब्लॉग चलाना नहीं चाहते, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है, ब्लॉग में तो काम चल जाता है कि आप पोस्ट लगा दो, बात ख़त्म। ठीक है, जैसे मैं बीइंग गुरु पे आता हूँ, डेली आता हूँ, मुझे डेली डेली एक नया व्यू मिलता है। कैसे? कल मैंने विजिट किया था तो मुझे ये पोस्ट नहीं मिली थी, ये वाली भी नहीं मिली थी, आज मैंने किया तो मुझे मिल गई है। हो सकता है कल आऊँ तो कल एक नई पोस्ट मुझे मिल जाए, फिर नेक्स्ट डे आऊँ तो फिर मुझे एक नई पोस्ट मिल जाए। तो यहाँ पे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, जैसे जैसे वो पब्लिश करते जाते हैं। ये देखिए 9 घंटे पहले उन्होंने की थी, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बट यहाँ पे मुझे पेज बनाने की ज़रूरत है खुद से। मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स है कि ऊपर ऐसा आ जाए, फिर सेटिंग्स आ जाए, फिर सॉरी सर्विसेज आ जाए, टीम आ जाए। क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स होती हैं सिंगल पेज वेबसाइट्स, ठीक है, जिसमें एक ही पेज होता है बस। ऐसी भी तो होती हैं जहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करवानी होती है, और ऐसी वेबसाइट जो होती हैं जिन पे एक दफ़ा इंफॉर्मेशन रख देते हैं और वो स्टैटिक होती हैं, वो खुद से अपडेट नहीं होती। जैसे ये है ना, जैसे ही वो नई पोस्ट करते हैं ये अपडेट हो जाती है, अपडेट हो जाता है। बट ये है, यहाँ पे मैं नई पोस्ट करूंगा अभी तो ये अपडेट नहीं होगा कुछ भी, आपके सामने व्यू ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या बात है हमारे पास, हमने सोचा कि हमें क्लाइंट कोई इस तरह का नक्शा भी तो बनाने को दे सकते हैं कि ऐसा सा कुछ बना के दिखाओ, उसे कुछ ऐसा सा भी तो चाहिए हो सकता है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, अब हमारा जो पेज बिल्डर है, जैसे हमने ये देखा था गटनबर्ग, इसके तो ब्लॉक्स ही बड़े लिमिटेड से हैं, ये तो चीज़ों को सही तरह तरतीब भी नहीं देता। इससे तो काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कोई कहे कि इस तरह का लेआउट बनाना है और आप कहो कि सर गटनबर्ग से बन तो जाएगा, बट सिमिलर ऐसा नहीं बनेगा, कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि CSS कस्टम बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ जाएगी। ठीक है, इस गटनबर्ग एडिटर से आप ब्लॉक ऐड कर करके हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस ऐड कर करके बना तो लेंगे,
बट क्या हो जाएगा, आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए कस्टम CSS बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ जाएगी, क्योंकि मार्जिन नहीं दिल रहा, मार्जिन का ऑप्शन नहीं है, मार्जिन भी CSS से देना पड़ रहा है, सारा कुछ CSS से देना पड़ रहा है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा खपत वाला काम हो गया। अगर यहाँ पे भी आके हमने इतनी CSS लिखनी थी तो वर्डप्रेस पे आने का क्या फ़ायदा हुआ फिर। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, हमारे पास एक्सटर्नल पेज बिल्डर आ जाते हैं। वेबसाइट बिल्डर कह लें, वेब पेज बिल्डर कह लें, वो होते हैं वेबसाइट बिल्डर्स, जो कि वेबसाइट को आसानी से क्रिएट करने की इजाज़त देते हैं। कुछ वेबसाइट बिल्डर होते हैं, कुछ पेज बिल्डर होते हैं। वेबसाइट बिल्डर की फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, पेज बिल्डर की थोड़ी सी कम होती है, बट हमारा काम कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हमने अपने डिफ़ॉल्ट वाला गटनबग तो यूज़ करके देख लिया। हमने कहा सर उसमें तो ऑप्शन बड़े रिस्ट्रिक्टेड से हैं, ठीक है, बड़े कम कम ऑप्शन है सर, कोई ऐसा चीज़ बताएं जिसमें ऑप्शन ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा आसानी से काम कर लें। तो उसके लिए जो बाहर की कंपनी है ना, जब उन्होंने ये खामी देखी तो उन्होंने अपनी अपनी कंपनी ने, एक्सटर्नल कंपनीज ने एक्सटर्नल जो है ना कंपनीज ने अपने अपने प्लगइन बना लिए कि हमारा प्लगइन कर लो, हम ज़्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, पेज को क्रिएट करने के, वेबसाइट को क्रिएट करने के ज़्यादा ऑप्शन हम बताते हैं। फिर वो डिफरेंट कंपनीज आ गई, उन्होंने अपने अपने पेज बिल्डर निकाल के दे दिए, आसान आसान ऑप्शंस बढ़ा दिए ताकि उनका ज़्यादा यूज़ हो। जैसे अब लोगों के पास चलने में परेशानी होती थी ना, उनके पास पुराने दौर में क्या होती थी, जूती के तौर पे वो सिंपल चमड़ा यूज़ कर लेते थे, पत्ते यूज़ कर लेते थे, इस तरह की चीज़ें। अब कंपनीज क्या करती हैं, वो अच्छे से अच्छा जूता बनाती हैं। जब उन्होंने देखा एक कमी है, खामी है, उन्होंने जूता बनाने शुरू कर दिए। अब जूता सिर्फ और सिर्फ पूरे पाकिस्तान में क्या कोई एक कंपनी है जो जूते बनाती है, नो या सर, ज्यादा है? बहुत ज्यादा। काफी सारी है। बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह जब देखा कि इंसान को चलने में दुश्वारी होती है, उसे सफर करने में दुश्वारी होती है, तो कंपनीज ने सोचा कि ये खामी है, उन्होंने बाइक बना के दे दी। क्या बाइक सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है? आप कहेंगे नहीं सर, होंडा की भी होती है, सुपर एशिया की भी होती है, पाक हीरो की भी होती है, यूनाइटेड की भी होती है, काफ़ी कंपनीज आ गई ना। वो अलग बात है कि अच्छी कौन सी है, बुरी कौन सी है, पर कंपनीज सारी आ गई जो कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने लग गई। अब होंडा वाले और यूनाइटेड वाले दोस्त तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि होंडा को तभी फ़ायदा होगा जब होंडा की बाइक बिकेगी, और यूनाइटेड को तब फ़ायदा होगा जब यूनाइटेड की बाइक बिकेगी। हो सकता है उनके मालिक दोस्त हों, बट आपस में वो लोग कंपिटिटर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए जब वेबसाइट बिल्डर और पेज बिल्डर्स की बात आई, तो वो भी डिफरेंट कंपनीज ने बना ली, आसान आसान सब ने क्या किया। अब देखिए, आप लोग बाटा भी यूज़ कर लेते हो, सर्विस भी यूज़ कर लेते हो, उसके अलावा आप आउटफिटर से भी जूते ले लेते हो, उसके अलावा हश पपीस से ले लेते हो, मेट्रो से ले लेते हो, स्टाइलो से ले लेते हो, कितनी जगह हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया अच्छी अच्छी चीज़ें, ताकि लोग उनसे परचेज करें। इसी तरह वेबसाइट बिल्डर और पेज बिल्डर ने भी लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू किया ताकि लोग उनका पेज बिल्डर यूज़ करें। इसी तरह जब आपसे मैं पूछूं कि अच्छी अच्छा जूते की कंपनीज कौन सी हैं, आप मुझे एक नहीं बताएंगे, आप कहेंगे सर इसके भी अच्छे होते हैं, इसके भी अच्छे होते हैं, इसके भी अच्छे होते हैं। इसी तरह वेबसाइट बिल्डर्स या पेज बिल्डर की भी यही बात है। अगर आप में से पूछो पेज बिल्डर कौन सा अच्छा है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट तो कोई हो सकता है, बट बाकी सारे भी यूज़ होते हैं, ये नहीं है कि यूज़ ही नहीं हो रहे, उनके भी काफ़ी नाम आ जाएंगे, ठीक है। पहला मसला तो ये था कि हमारे पास इन्होंने ऑप्शन ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए। दूसरा मसला क्या होता था,
मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ कि हमारे पास एक पेज होता था, और एक दूसरा पेज। अब क्या होता था, हम पेज क्रिएट करते हैं ना, जैसे वर्डप्रेस की ही बात कर रहा हूँ मैं, वर्डप्रेस के दायरे के अंदर ही हूँ, मैं कस्टम की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वर्डप्रेस में हम होता था तो एक पेज था, यहाँ पे हम सेटिंग करते थे, देखने के लिए हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ता था। ठीक है, क्या होता था, यहाँ पे आप पेज को क्रिएट करते थे, उसको देखने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा पेज पे जाना पड़ता था जहाँ पे आप देख सको। ठीक है, इसी तरह से है कि आप यहाँ पे इनपुट करते थे, इनपुट या सेटिंग्स या जो भी है मेकिंग, यहाँ पे आप मेक करते थे और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलती थी, अगले पेज पे आपको जाना पड़ता था, वहीं पे आपको नजर नहीं आती थी चीज़। क्या रिजल्ट, आपको क्या करना पड़ता था, थोड़ी थोड़ी चेंज करने के लिए, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे जाओ फिर वापस आके चेंज करो, फिर आगे जाओ। इसी तरह होता था ना कि यहाँ पे तब्दीली करते थे देखने के लिए, प्रीव्यू करके या सेव करके ना, सेटिंग्स हम ओपन करके अगले टैब में देखते थे कैसा लग रहा है। ऐसे ही करते थे ना यस जब हमने सर। बनाया। यस सर। एक पेज पे चेंजेस की, फिर दूसरे पे देखा, फिर एक पे चेंजेस की, तो ये बार बार यूजर की आसानी का एक फैक्टर नहीं था कि यूजर को बार बार आगे पीछे जाना पड़ता। हाँ, कस्टम में तो करना ही करना पड़ता है ना, उसमें तो एक कोडेड फाइल होती है और वहाँ पे तो कोड से चीज़ें बन रही होती है, बट यहाँ से बन भी विजुअली रही हैं और फिर भी आपको फाइल टू फाइल चेंज करना पड़ रहा है। तो जो पेज बिल्डर्स ने दूसरी आसानी क्या पैदा की, उन्होंने कहा कि हमारे पास अब हर पेज बिल्डर की अपनी रिप्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, हर पेज बिल्डर की रिप्रेजेंटेशन अपनी होगी, बट हेडिंग वगैरह टाइटल वो तो आपको पता सेम ही रहेंगे हर जगह पे, बस उनको यूज़ करने का, उसको चूज़ करने का स्टाइल बदल जाएगा। तो पेज बिल्डर्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम इसी के साथ अपना पैनल दे देते हैं, यहाँ से चीज़ों को पकड़ के ड्रैग करो इधर और यहीं पे चेंज देख लो, इस वाले पेज का जो काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं से कोई चीज़ है उसे ड्रैग करके ड्रॉप करके यहाँ पे पेज पे लेके आओ, उसे यहीं पे एडिट कर लो और आपको यहीं पे नज़र आ जाएगा कि वो चीज़ कैसी लगेगी। आपको बार बार एक पेज टू पेज मूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। पहली आसानी क्या की, उन्होंने ज़्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड कर दिए। दूसरी क्या की, उन्होंने चीज़ों को यूज़ करने के लिए भी एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया कि उसी पेज पे हो जाए। ठीक है, फिर वो कहते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ ड्रैग करके डालनी है ड्रॉप करो, कर लो। तो उन्होंने हमारे लिए ये आसानियाँ पैदा की। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन एक्सटर्नल प्लगइन्स की तरफ जो कि पेज बिल्डर्स हैं और वेबसाइट बिल्डर्स हैं उनकी तरफ मूव करना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि ये तो बड़ी आसानी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑप्शन भी ज़्यादा देते हैं, तो क्या ज़रूरत है कि हम इस गटरबर्ग एडिटर को ही यूज़ करें। कोई मजबूरी तो नहीं है ना हमारी कि इसे यूज़ करें, हमारे पास जब इसका अल्टरनेटिव आ गया तो हम इसे क्यों यूज़ करें। यानी कि इसी तरह से है कि जब आपके पास बाइक आ गई है तो लंबे सफ़र के लिए साइकिल यूज़ करने का कोई पॉइंट बनता है नहीं। अब आपके पास तो मोटरसाइकिल आ चुकी है। हाँ, साइकिल से भी आप पहुंच जाओगे अपनी डेस्टिनेशन तक, बट लेट पहुंचोगे, तंगियों का सामना करना पड़ेगा। बाइक से आप उससे जल्दी पहुंच जाओगे और आगे अगर फैसिलिटेट करते हो तो आप कहते हो गाड़ी, गाड़ी से आप उससे भी जल्दी पहुंच जाओगे। तो हमने क्या किया, हमने पुराने तरीके को थोड़ा सा खैराबाद कहना है और हमने कहना है कि अच्छा न्यू तरीका क्या है जिसकी मदद से हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब हर किसी का डिफरेंट इंटरफेस हो सकता है हर पेज बिल्डर का, पर चूंकि हमें किसी पेज के ऊपर टेक्स्ट तो चाहिए होगा ही होगा ना, तो टेक्स्ट हर बिल्डर में मौजूद ही होगा। हेडिंग तो चाहिए होगी ना, हेडिंग भी हर पेज बिल्डर में होगी। ठीक है,
ये देखें, टाइटल हेडिंग चाहिए होगी ना, मौजूद होगी। आइकन्स चाहिए होंगे ना, मौजूद होंगे। पिक्चर तो चाहिए होगी ना, सब में पिक्चर्स लगाने की ऑप्शन भी मौजूद होगी, क्योंकि वो तो हमारे पास ये गटनबर्ग में भी थी पिक्चर लगाने की इजाज़त। तो आगे वाले जो अच्छे वाले हैं उनमें ऐसा कैसे हो सकता है कि पिक्चर ना लगा सकें, वीडियो की, आइकन्स की। बट ये है कि ज़्यादा आपको ऑप्शन दे देंगे कि जिसकी मदद से आप काम करवा एक्सक्यूज मी सर। सकें। जी सर इमेज का सर वो कल इशू आया था सर, इसकी साइजिंग का नहीं हो सकता, मतलब साइज छोटा बड़ा। जी, साइज जितनी इजाज़त देता है उसी के अंदर अंदर कर सकते हैं, बाकी पेज के लेआउट पे डिपेंड करता है ना। अब वो कंटेनर लेआउट था तो आपको कंटेनर के अंदर अंदर ही साइडों पे मार्जिन दिला होता है, उसके अंदर अंदर रहते रहते ही करना होता है। जी तो जी वहाँ पे सर। वही रिस्ट्रिक्शन है ना, वो तो थीम के लेआउट की रिस्ट्रिक्शन है कि आप उसी के अंदर अंदर रहते रहते काम करो। उन्हीं चीज़ों को तो ओवरकम करने के लिए हम एक्सटर्नल चीज़ों पे मूव कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा। अब हमने क्या किया कि देखें यहाँ पे हमारे पास ये देखें स्लाइडर की भी ऑप्शन दे दी, और भी काफ़ी चीज़ों की दे दी, बटन्स भी ज़्यादा अच्छे दे दिए, एनिमेशंस की भी इजाज़त दे दी उन प्लगइन्स ने। तो हमने कहा हम इसको छोड़ देते हैं, हम अपना काम करवाया करेंगे एक्सटर्नल प्लगइन्स की हेल्प से, जो कि हमें ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम आसानी की तरफ जाएंगे, ना कि मुश्किल की तरफ। अब हमने क्या चले जाना है, आसानी की तरफ। अब ये जो पेज बिल्डर थे ना, ये थर्ड पार्टी कंपनीज थी। ये पेज की तो गाइडलाइंस दे देते थे, पर कुछ पेज बिल्डर थे, क्योंकि मेन्यू भी होती है ऊपर और फुटर भी होता है, उसकी गाइडलाइंस कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे, तो थीम्स भी इन्हें इस्तेमाल करने लगे। खैर, इस बात पे मैं अभी बाद में आता हूँ। पहले मैं आपसे एक और बात शेयर करता हूँ, यहाँ पे से बल्कि मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या होने लग गया कि हमारे पास पेज बिल्डर्स आगे जो कहते हैं पेज हम बना देंगे। तो अब एक पूरी वेबसाइट के लिए एक मेन्यू भी चाहिए ऊपर, हेडर सेक्शन भी चाहिए, और एक फुटर सेक्शन भी चाहिए। जो सिर्फ पेज बिल्डर होते हैं ना, वो आपको, अब आपको पता है ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये हेडर होता है। ये वाला जो एरिया है ये फुटर होता है, और ये जो सेंट्रल एरिया है ना, इसे हम कंटेंट एरिया कहते हैं। कंटेंट एरिया। अब वो क्या करते हैं, अब जो एक्सटर्नल पेज बिल्डर्स है ना, जैसे हमने कहा एक्सटर्नल पेज बिल्डर्स, तो ये नहीं होगा कि पेज बिल्डर के लिए थीम की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि हेडिंग के ऑप्शंस और फुटर के ऑप्शन थीम ने दे देने हैं, थीम से ले लेने हैं। और जो सेंटर में होगा, हम कहेंगे इधर आइकन आ जाए, इधर एक पिक्चर आ जाए, इधर टेक्स्ट आ जाए, वो हमने किससे ले लेना है, वो हमने पेज बिल्डर से ले लेना है। जो कंटेंट एरिया होगा वो पेज बिल्डर बता देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर कुछ जनरल गाइडलाइंस भी तो होती है ना, ऊपर हेडर की गाइडलाइंस, फुटर की गाइडलाइंस, कुछ जनरल गाइडलाइंस भी तो होती है ना, जो थीम बताता है, ओवरऑल कलर, ओवरऑल चीजें। ठीक है, जैसे हमने दोनों थीम चेंज की थी तो पूरी वेबसाइट का लेआउट चेंज हो जाता है। राफे, आपका माइक ऑन है। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस भी तो होती है ना ऊपर, हेडर वाली, फुटर वाली, जहाँ पे मेन्यू वगैरह शो होना होता है। तो जो सिर्फ पेज बिल्डर होता है ना, वो मेन्यू वगैरह की और फुटर वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा होता, क्योंकि वहां से हम फुटर और मेन्यू वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। हम बीच में जो कंटेंट होता है वो क्रिएट कर लेते हैं। पर ये पेज बिल्डर कुछ इतने एडवांस हो गए, शुरू में तो आपको पता है कुछ चीज़ छोटी सी स्टार्ट होती है। ये पेज बिल्डर जैसे एलिमेंट हो रहा है, ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये पूरी चीज़ों की इंफॉर्मेशन नहीं देता था कि हेडर बना लो, फुटर बना लो। बट करते करते अब ये एक वेबसाइट बिल्डर बन चुका है, यानी कि ये हेडर और फुटर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने लग गया।
कि इससे हेडर भी बन जाता है और फुटर भी बन जाता है, बट जब ये स्टार्ट हुआ था तब ये इतनी काम नहीं करवाता होता था। ठीक है, क्योंकि ऊपर मेन्यू भी तो आनी है यहाँ पे। अब हम भी ऐसा करते हैं, अब क्योंकि हमने ये फ्री में यूज करने की कोशिश करनी है, तो ये मेन्यू क्रिएट करना, फुटर, इसके पेड फीचर है। तो हम क्या करेंगे, हम मेन्यू वगैरह और फुटर वगैरह थीम से बनवाया करेंगे, और जो सेंट्रल एरिया होगा वो हम एलिमेंटोर से बनवा लेंगे या किसी और पेज बिल्डर से बनवा लेंगे, क्योंकि ऊपर मेन्यू भी तो आनी चाहिए। जैसे अब ये हिस्सा है, ये वेबसाइट है, ऊपर ये मेन्यू है, फिर यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से ये सारा कंटेंट है यहाँ तक, और ये नीचे फुटर है ये वाला। तो फुटर इन्फॉर्मेशन और हेडर इन्फॉर्मेशन आ गई थीम की हेल्प से, और जो सेंटर में चीज़ें थी जैसे ये इमेजेस आनी चाहिए, आइकन्स आने चाहिए, ये सारा कुछ ये बना दिया पेज बिल्डर ने। हमारा एक स्टैटिक पेज जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने काम बेसिकली करवाना है कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन और फुटर वाली इंफॉर्मेशन थीम से आ गई, और जो सेंटर वाली इंफॉर्मेशन थी वो पेज बिल्डर से आ गई। सही है सर। सर इसके बारे में कल थोड़ा सा कंफ्यूज था कि पता नहीं इसमें पेज में फंक्शनैलिटी जो दो दो तीन तीन एक जगह पे होते हैं वो पता नहीं कैसे उन्होंने ऐड किए होते हैं, समझ आ गई सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें, ये पेज बिल्डर जब हम लगाएंगे ना, तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस दे देगा कि पेज को कैसे बनाना है। आइकन लगाना है, इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, वीडियो का साइज छोटा करना है, वीडियो का साइज बड़ा करना है, इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बॉर्डर देना है, मार्जिन देना है, पैडिंग देनी है। अब हमें पता है ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं, मार्जिन, बॉर्ड, पैडिंग, ये वो सारा कुछ। तो ये पेज बिल्डर हमें बड़े आसानी से वो ऑप्शन दे देगा उसी पेज के साथ ही, इधर कि यहाँ से ड्रैग करो, ड्रॉप करो, और उसी की सेटिंग्स कर लो अपने अकॉर्डिंगली। तो ये हमें समझ आया कि अच्छा, पेज बिल्डर से हमने ये काम लेना है, क्योंकि हर बंदा आके ब्लॉग तो नहीं ना बनवाता रहेगा। ब्लॉग में तो बस ये होता है कि बस विजिट बता देना होता है, जगह बता देनी होती है कि यहाँ पे चीज़ ले आओ, और वहाँ पे वो ब्लॉग्स ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। बट जब हमने स्टैटिक पेज बताना होता है, वहाँ पे हमने जगह भी बतानी होती है यहाँ पे, और उसके अंदर आनी क्या चीज़ है, बटन आना चाहिए, हेड, टाइटल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वो भी हमें ही बताना होता है। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की वेबसाइट्स आती रहेंगी। और इस तरह का जो काम होता है ना, जैसे ये पेज बिल्डर्स वगैरह का, ये ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली कि आपसे कोई बंदा आके ब्लॉग सेटअप करवाए। दोनों का काम होता है, बट मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये वाला, जब हम स्टार्ट करने लगे। तो ये अब हमें बात समझ आ गई कि हमने क्या काम करवाना है, ये इंफॉर्मेशन थीम से और ये पेज बिल्डर से। मुझे बताएं कि इतनी बात की समझ आ गई है सबको? यस सर। जी यस सर। यस सर। ठीक है। जी सर। सर जी सर पूछना था कि जिस तरह डिफरेंट पेज बिल्डर्स हैं, कुछ जो होते हैं वो थीम के साथ ज़्यादा कंपैटिबल होते हैं, तो हमें वो यूज़ करने चाहिए या हमें वो यूज़ करना चाहिए जिस पे हमें मतलब काम ज़्यादा करना आता है? सही। देखें, अब ये जो जेनेरिक होते हैं ना, कुछ होते हैं जनरल और कुछ होते हैं थीम के अपने। अब जैसे अवाडा थीम एक बड़ी थीम है ना, उसने किसी और कंपनी का पेज बिल्डर इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी कंपनी ने क्रिएट किया हुआ उनका। सर थीम फ्यूजन उन्हीं का ही है? थीम फ्यूजन तो पूरी कंपनी है ना, थीम फ्यूजन पूरी कंपनी है, और उसका आगे से फ्यूजन बिल्डर है उनका। पहले उसका नाम फ्यूजन बिल्डर था, अब मुझे कंफर्म नहीं है क्या नाम है, पहले उनका नाम होता था फ्यूजन बिल्डर। ठीक है, अब क्या है कि वो न्यूज़पेपर जो थीम है ना, जैसे हमने देखा था ब्लॉग की, उनका है टैग डिव। अब वो टैग डिव जो है ना, वो एस्ट्रा के साथ या किसी और के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि वो थीम वालों ने अपने थीम के लिए इस तरह बनाया कि जो हमारी थीम यूज करेगा वो यही पे। बट ये जो एलिमेंट और वगैरह है ना, ये जनरल पर्पज है, ये आप किसी भी थीम के साथ लगा लें, ये कंपेटेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरल है किसी भी थीम के ओके साथ। सर। अभी ये थीम साथ लेकर आता है, मतलब थीम जो है वो पेज बिल्डर जो है वो साथ लेकर आता है।
जी, कुछ थीम्स जो हैं वो साथ लेके आती हैं। जैसे अब एस्ट्रा अपना कोई पेज बिल्डर लाया साथ? नहीं, नो सर। नहीं ना लाया। जो प्रीमियम थीम्स होती हैं वो लेके आती हैं अपने साथ। और कुछ प्रीमियम थीम्स ऐसी होती हैं जो कि एक्सटर्नल लेके, जैसे प्रीमियम थीम आप कोई लगाते हैं ना, वो आपको कहेगा कि एलिमेंट और लाजमी इंस्टॉल करो। ऐसा भी हो सकता है। खैर मैं उस सिनेरियो की तरफ अभी जाता हूँ कि थीम्स का क्या बिहेवियर हो सकता है। अभी आप एक और गाइडलाइन जो है ना वो समझिए पहले। अब हम बात करते हैं कि हम समझ आ गए कि हमने चीज़ों से कैसे काम लेना है। ये जो जिस एरिया की अब मैं बात कर रहा हूँ ना, ये ऊपर फुटर और बॉटम नहीं है, ये सिर्फ कंटेंट एरिया है जो कि पेज बिल्डर से या वेबसाइट बिल्डर से, जो भी कह लें आप, उसकी मदद से हमने बनाना है। ठीक है। अब एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जैसे आपने HTML CSS में काम किया था, यहाँ पे भी काम करने का तरीका कुछ वैसा ही होगा। ये नहीं है कि कोड लिखना पड़ेगा, कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, चीज़ों के हिस्से डिवाइड करके सेक्शंस में काम करना पड़ेगा, जैसे हमने वहां पे किया था। ठीक है। अब क्या है, जैसे मैंने आपसे इसी पेज का ये बनवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि एक ऊपर डिव बनेगी, फिर उसके अंदर फिर ऐसे ऐसे। यहाँ पे भी चीजें सेक्शंस के अंदर डिवाइड करके ही बनेगी, प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। अब अगर इसकी बात की जाए इस वाले की, तो ये पूरा एक एरिया है सेक्शन, और इसके सेंटर में कुछ चीजें हैं सिंपल। पर अगर इन चार हिस्सों की बात की जाए तो ये पूरा एक एरिया है, लंबा पूरा सेक्शन है, और उस सेक्शन को चार हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। जैसे हम डिव्स को नहीं चार में तकसीम कर लेते थे, चार डिव्स बना लेते थे फ्लोट लेफ्ट करवा के, यस सर। उन्हें हम सेटल करवा लेते थे। यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट वगैरह तो नहीं करवाना पड़ेगा, माउस से ही काम हो जाएगा, बट चार हिस्से जरूर बनाने पड़ेंगे हमें। फिर ये आ जाता है इसके भी चार हिस्से हैं, ये आ जाता है इसके तीन हिस्से हैं। तो काम उसी तरीके से होगा, प्रिंसिपल हमारे पास चेंज नहीं होगा। जो हम पहले प्रिंसिपल पढ़ के आ चुके हैं ना, वो चेंज नहीं हो जाएगा। हमें उसके लिए सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, और सेक्शंस के अंदर हमें कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, कॉलम 1 कॉलम 2, क्योंकि ये कॉलम्स ही है ना, एक कॉलम दूसरा तीसरा। वो अलग बात है उस कॉलम के अंदर क्या पड़ा हुआ है। ये नाम जो है ना ये याद रखने हैं। कुछ बिल्डर इस पूरे एरिया को सेक्शन कह रहे होंगे, एक सेक्शन, कुछ इसे एक रो कह रहे होंगे, रो के अंदर कॉलम्स होंगे, इस तरह से। लफ्ज दो अलग अलग यूज होंगे, बट बात दोनों की सेम होगी कि आपने बस एक सेक्शन बनाना है, उसके अंदर चीजें बनाते जाना। हमने बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ी, अगर हम बूटस्ट्रैप पढ़ते तो वहां पे सारा यही प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है। हमें प्रिंसिपल तो समझ आ गया कि चीजों को हमने सेक्शंस के अंदर बनाना है। तो यहाँ पे जब हमने CSS में बनाया था तो हम उसे छोटा करते थे ना, तो वो चीजें खराब हो जाती थी, बट यहाँ पे छोटा करने पे चीजें खराब नहीं होंगी। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव होगा और वन बाय वन चीजें आ जाएंगी, आपको करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपने अपने डिव, ये वाली डिव मैनेज की थी ना सब लोगों ने HTML CSS में, यस सर। आप छोटा करते थे तो क्या हो जाता था, वो खराब होने के चांसेस होते थे और हो जाती थी खराब। बट यहाँ पे ये देखें वन बाय वन आ गई, ये देखें ऑटोमेटिकली स्मॉल हो गए। अगर ऊपर की बात की जाए तो ये देखें ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गए, ये आ गए। बट आप लोगों ने भी ये एरिया क्रिएट किया था, आपका तो कोलैप्स कर जाता था। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल वही रहेगा, बट यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव भी रहेगा खुद ही। यानी कि हम ऐसे एरियाज को बनाएंगे ना, रिस्पॉन्सिव करने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही रिस्पॉन्सिव रहेगा। बस हमने अब क्या करना है, हमने बनाना उसी तरीके से है जैसे हम बनाते थे। ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे मुझे ये हिस्सा बनाना है 1 2 3, तो मैं क्या कर लूंगा, मुझे यहाँ पे तीन एरिया चाहिए। पहले तो एक कंप्लीट सेक्शन, उसके अंदर तीन हिस्से। ठीक है। पहले एक कंप्लीट सेक्शन, पूरा एरिया, फिर उसके अंदर मुझे तीन हिस्से चाहिए।
ठीक है, अब इन 3 हिस्सों के अंदर मैं अंदर आइकन लगाऊं, जैसे डिव होती थी ना, वही सिनेरियो रहेगा। ये नहीं सोचने लग जाना कि यहाँ पे कैसे होगा, वही होगा। बस ये बॉर्डर मैंने ये लगा हुआ है, ये नहीं करना कि बॉर्डर लगा देना। अब इसके इर्द गिर्द कोई बॉर्डर लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, बट ये 3 हिस्सों में जरूर डिवाइडेड हुआ हुआ है। ये मुझे पता है कि 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, बट बॉर्डर नहीं लगा देना। आपको समझाने के लिए मैंने तो ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं। फिर इसके अंदर क्या हो सकता है, कोई आइकन, कोई टेक्स्ट, कोई हेडिंग, कोई टेबल, कुछ भी, फिर वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर इधर भी थी एक आइकन, फिर ऐसे हेडिंग, फिर आइकन, फिर हेडिंग, फिर कुछ। बट अब क्या होगा, अब ये काम रिस्पॉन्सिव भी होगा। हमने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके या सिलेक्ट करके हमने इस तरह का क्रिएट कर देना लेआउट। उसके बाद क्या होगा कि हम चीज़ें बनाते जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली छोटी भी करके देख सकते हैं, बड़ी भी, कि वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। यहाँ पे वो खुद ब खुद बनेगी ही रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और इसी तरह फिर हमें एक नीचे चाहिए, तो फिर हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा नीचे पूरा, और उसमें हमने अगर 2 चीज़ें ऐड करनी है तो एक 70 कह देंगे और एक 30, जैसे हम पहले करते आए थे। पर यहाँ पे हमने माउस से सिलेक्ट कर लेना है, वहां पे तो हमें कोड लिखना पड़ता था ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको एक वॉक थ्रू करवाऊँ तो ये एक सेक्शन ही है, उसके अंदर कुछ डाटा पड़ा हुआ है, ये तो चले सिंपल है। फिर ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, इसे 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, या एक रो है और इसे 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि रो कैसे होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, और कॉलम क्या होता है, ऐसे वर्टिकल। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, एक रो है, उसे 4 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन है, उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक हिस्से में ऊपर आइकन है, फिर हेडिंग है, फिर छोटी सी लाइन, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट। आइकन, हेडिंग, छोटी सी, फिर छोटी सी लाइन, फिर टेक्स्ट। यानी कि अगर मैं एक ऐसा बना लूं तो मैं हर जगह यही कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, कॉपी कॉपी कॉपी। ठीक है, बस इसका आइकन बदल देना है, अंदर से कंटेंट बदल देना है, ये बदल देना, इसका आइकन, कंटेंट, ये बस, और क्या करना है। इसी तरह अगर मैं एक ये क्रिएट कर लेता हूँ तो वही यहाँ पे डुप्लीकेट, वही यहाँ पे डुप्लीकेट, आइकन्स बदल देने हैं, अंदर कंटेंट बदल देना है। पर पोजीशनिंग वगैरह, इसकी जो मार्जिन वगैरह, जो बाकी जनरल गाइडलाइंस है, वो नहीं बदलूंगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, 4 हिस्से, डिवीजन हुई हुई है। ठीक है, बट इस तरह के वहां पे कुछ विजेट्स हमें बने बनाए मिल जाएंगे, जो हम लगाएंगे तो हमारे पास ऐसी सी चीज आ जाएगी। हालांकि गटरबर्ग में तो नहीं होती थी, बट बिल्डर्स में ये हो सकती है चीज, क्योंकि जब भी आप आते हैं तो ये काउंट करने लग जाती है, ये चलने लग जाती है। ये देखें, ये काउंट होती है ना खुद ही, फिर होके यहाँ पे रुकती है। यस। ठीक है, तो हो सकता है कोई पेज बिल्डर हमें बनी बनाई ये दे दे कि ये लो आप लगा लो। ठीक है, इसी के साथ साथ ये चीज़ आ जाती है, फिर ये कस्टमर, ये क्राउजल है या इसे स्लाइडर कह लें, जो भी आप, तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास चीज़ें बनाने के तरीके हमें समझ आ गया कि बनाना कैसे है, उसी तरीके से, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनाना है, वही गाइडलाइन जहन में रखते रखते बनाना है। अब क्या होगा, ये 3 हिस्से हैं, मैं इसे 5 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 में भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, अपने हिसाब से करना होता है। पर जैसे ही फिर मेरा पेज ब्रेक डाउन होगा तो ये वाला जो होगा ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये वाला होगा ये दोनों के नीचे आ जाएगा। फिर ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे। तो मैं जैसे ही पेज को यहाँ से ऐसे पकड़ के स्मॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट होने लग जाएंगी, जैसे ये है। पर अगर मैंने सेक्शन में नहीं बनाया होगा तो मेरे पास चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। ये देखें, खुद ही आ गया, ऐसे स्मॉलर हो गया। अगर तो मैं पूरे पूरे हिस्से को ऐसे बनाऊंगा तो चीज़ें अच्छे से रहेंगी। अगर मैंने आपको बताया था रैंडमली थ्रो करूंगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ आई कि मैंने इसी तरीके से चीज़ों को क्रिएट करना है। अब ये रूल है सबके लिए,
बेशक कस्टम बना लो, बेशक पेज बिल्डर से बना लो, बेशक किसी से भी बना लो, ये रूल आपके पास रहेगा ही रहेगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन बस। जी पूछे। सर एक तो ये है कि सर ये आपने कहा है कि मैं इसमें 5 भी बना सकता हूँ, और ये सर जी ये जो आपने लाइनें लेकर आई हैं ये थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा। और सर एक पीछे ना जो आपने जो स्लाइडर से ऊपर जो चीज़ की थी ना, वो जो थोड़ी टेढ़ी वगैरह थी, उसका सर थोड़ा सा बता। अभी मैंने ना वो चीज़ें आपको बनाना नहीं सिखाई हैं कि वो बनाएंगे कैसे, मैंने सिर्फ बताया कि वो ऐसी चीज़ एक सेक्शन में बंद है बस। ठीक है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम जो भी एरिया क्रिएट करेंगे ना, मैं यहाँ से नहीं आपको बताता, मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब मैंने ऊपर वाली ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे थीम ने दे दी, बॉटम वाली इन्फॉर्मेशन थीम ने दे दी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है पेज बनाना। अब पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये इतना बड़ा एक यहाँ से शुरू करके यहाँ तक एक सेक्शन बनाऊंगा। ठीक है, एक पूरा सेक्शन बन गया। उस सेक्शन को मैं डिवाइड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सेंटर में ये चाहिए। मैं उसके सेंटर में एक हेडिंग डालूंगा, फिर एक सेंटर में ये चीज डालूंगा, फिर उसके नीचे मैं क्या करूंगा, मैं 2 कॉलम्स क्रिएट कर सकता हूँ उसी सेक्शन के अंदर, 2 कॉलम सेंटर में, एक में एक बटन रख दूंगा, एक में दूसरा बटन। ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं साइड बाय साइड भी रखवा दूंगा। मेरे पास ये एरिया तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये एरिया की बात करेंगे तो ये मेरे पास एक पूरा एरिया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये नीचे वाला बैकग्राउंड कलर हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं इसे बॉटम बॉर्डर भी दे सकता हूँ वाइट कलर का जो कि मुझे नजर ना आए, और इसको मैं नीचे वाले सेक्शन में बना के नेगेटिव मार्जिन दे के ऊपर भी ले जा सकता हूँ। बट मैं टेक्निकल बातों में नहीं जा रहा कि ये मैं कैसे अचीव कैसे करूँगा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक सेक्शन बनाऊंगा कंप्लीट, पूरा बना लूँ, या ऊपर वाले इतने हिस्से का एक और नीचे वाले का अलग। जो ऊपर वाला ये होगा वो तो सिंपल होगा, चीज़ें क्रिएट करके सेंटर में सेंटर में सेंटर में। जो ये वाला होगा फिर एक सेक्शन ऐसे क्रिएट करूंगा कंप्लीट, उसे 4 कॉलम में डिवाइड करके चीज़ें रखवा दूंगा। ऐसे करके मैंने चीज़ें, इसे भी 4 में डिवाइड करके अपनी चीज़ें रखवा दूंगा, इसे भी 3 में डिवाइड करके। हो सकता है ये मेरे पास एक ही विजिट ऐसा हो जो मुझे इजाज़त दे, अगर नहीं होगा तो मैं अलग अलग 4 हिस्सों में डिवाइड करके बना दूंगा। अभी बनाने की बात मैंने नहीं की कि मैं बनाऊंगा कैसे, ये कौन सा ऑप्शन होता है। अभी मैं जनरल गाइडलाइन दे रहा हूँ कि कैसे हम करते हैं काम। ठीक है, फिर ये है तो ये देखें, ये एक पूरा सेक्शन मैं बना सकता हूँ और उसे 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ, 5 कॉलम्स में, हर कॉलम में इमेज लगा सकता हूँ। तो ये बात कर रहा हूँ, और ये मैंने बनाने का नहीं बताया कि ये कैसे बनता है, ये वाला जो घूम रहा होता है, ये जब बनाएंगे तो तब देखेंगे। अभी मैंने ये बताया कि सिर्फ एक सेक्शन में बना हुआ है, ये बना कैसे है उसकी बात नहीं की। यानी सर पूरे वेब पेज को जो है वो सिलेक्टर से बनाना है, सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन लगा के सेक्शंस सिलेक्ट, में बनाना सेक्शन सेक्शन से। है, हाँ सेक्शंस में बनाना है, पूरे वेब पेज को डिवाइड कर करके। जैसे शुरू में नहीं डिव वगैरह में समझाया था जब बिल बना रहे थे कि इसके लिए एक हिस्सा बनाएं, फिर इसके लिए बनाएं, फिर इसके लिए इनर हिस्सा बनाएं। वो तो हम सारा अपने हाथों से कोड से बना रहे थे ना। यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसे चीज़ों को सिलेक्ट कर करके बनाना है। बनाएंगे कैसे उसकी बात अभी नहीं की, बस ये क्या है कि ऐसे बनाना है। कैसे वाला जो पॉइंट है वो भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा ऐसे करके बनाने से कि चीज़ें 1 बाय 1 डिवाइड हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमें क्या हो गया, इस बात की जो है ना वो समझ आ गई कि हमने कैसे क्रिएट करना है। सेक्शंस में डिवाइड करके अंदर सेक्शन के अंदर कॉलम्स हो सकते हैं, और ऐसे करके हमने पूरा एरिया क्रिएट कर। अब मैं क्या कहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट तरह के बिल्डर्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको नाम 1 बाय 1 बताता जाऊंगा, आप लोगों ने वो नाम नोट कर लें, अपने पास रख लें, क्योंकि वो वाले जो बिल्डर्स हैं ये फेमस हैं। ये जो बिल्डर्स हैं ये फेमस हैं, और इसमें आपने आपने इन्हें करने की कोशिश करनी है, क्योंकि मैं सारे हम तो कवर अप नहीं कर सकेंगे, जो मोस्ट फेमस है वो तो कर लेंगे, एक दो और भी कर सकते हैं, बट सारे हम नहीं कर सकेंगे। आप नाम लिख लें, आपने खुद से वो कर लेने हैं, अगर हम ना कर सके तो आपने वो खुद से कर लेना है। सबसे पहला तो एक बिल्डर है एलिमेंट ना, ये तो हम करेंगे, देखेंगे कैसे करते हैं। फर्स्ट ये है, उसके बाद हमारे पास है जी बिहेवियर बिल्डर।
अभी मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा, मेरा मकसद है सिर्फ नाम बताना। देखिए ये भी कुछ लग रहा है कि पेज कोई बिल्ड करवाएगा सारा कुछ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास विजुअल कंपोजर। अब ये जैसे मैं आपसे पूछूं ना, आप पूछें कि जूतों के सर अच्छे अच्छे ब्रांड्स तो बताएं, तो मैं बस आपको उनके नाम बता रहा हूँ। इसी तरह हम मेरे से पूछते हैं कि सर अच्छे अच्छे पेज बिल्डर तो बताएं कौन कौन से हैं, तो अभी मैं सिर्फ उनके नाम बता रहा हूँ कि ये आपके पास मौजूद है। एलिमेंट और बिहेवियर बिल्डर, हर कंपनी का अपना नाम। विजुअल कंपोजर, ठीक है। बिल्डिंग अ वर्डप्रेस साइट मेड इजी, यानी कि समझ आ रही है कि कुछ इसी तरह की चीज ही हो सकती है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है, कैसे बनेगा उस पॉइंट पे अभी मैं नहीं गया, बट सिर्फ आपको मैं नाम बता रहा हूँ कि ये नाम नोट करके रखने पड़े। मरियम आपका माइक क्यों ऑन हो जाता है? WP बेकरी, ठीक है। नंबर 1 वर्डप्रेस पेज पीपल कैन नॉट बी। सर ये हेडर फुटर के लिए है? ये पेज बिल्डर्स है ना, नाम से क्या पता लग रहा है पेज। वो अलग बात है कि ये इनहेंस करके फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, बट जो मेजर इनका काम है वो पेज बिल्डर था। वो आगे हम देखेंगे कि क्या हम हेडर भी बना सकते हैं कि नहीं। ऐसे तो हम एलिमेंटों से भी अब हेडर और फुटर बना सकते हैं, बट वो उनके पेड फीचर्स में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। मेजर ये जो काम में यूज़ होंगे पेज बिल्डर फॉर वर्डप्रेस, क्या है, ये पेज बना के देगा आपको, ठीक है। हर किसी पे ये देखिए पेज बन रहा है, वो सेंट्रल इमेज आ रही है, ये इस तरह से। इनके नाम नोट कर लें कि हमने ये सीखने ही सीखने। उसके अलावा होता है डीवी थीम का अपना बिल्डर है, ये भी करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये थीम होती है, इसका अपना बिल्डर आता है डीवी, ये भी करना जो है ना हमें ज़रूरी होता है। खैर ये थीम होती है बट इनका अपना बिल्डर होता है डीवी बिल्डर। डीवी थीम है तो डीवी बिल्डर उसका नाम है, ठीक है। अब ये देखें, ये आपको पेज बनाने की इजाज़त दे रहा है, बड़ा कर लें इसे, ऐसे कर लें इसे, घुमा लें इसे, ये कर लें, कलर बदल लें, एरिया बना लें, इसे सर ये नीचे ले। आप पेज बिल्डर लेके आते हैं, थीम्स जो होती हैं सर, फिर वो सारी हैं, तकरीबन मैक्सिमम जो है वो अपने नाम की होंगी उनकी, पेज बिल्डर भी। बिल्कुल ऐसा ही नाम की हो सकती है, जैसे अवाडा बिल्डर कह सकते हैं उसे, अवाडा थीम है तो अवाडा बिल्डर। अब या पहले उनका फ्यूजन बिल्डर होता था नाम। बट जो जनरल पर्पस है ना, जैसे एलिमेंट हो रहा है, वो किसी भी थीम के साथ लग सकता है, डीवी किसी के साथ नहीं लग सकता। अभी सिर्फ इनके नाम जो है ना वो नोटिस करते जाए। थ्राइव आर्किटेक्ट, द वर्डप्रेस पेज बिल्डर फॉर ऑनलाइन, ठीक है। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारे पास है जी जो मोस्ट फेमस है ना। अब मैं यहाँ पे एक और सिक्योरिटी डाल देता हूँ, बेस्ट वर्डप्रेस पेज बिल्डर, ताकि मुझे कोई ब्लॉग से पूछता हूँ, इनसे पूछ, ताकि हो सकता है मुझे कोई अच्छा और भी मिल जाए। बट जो मोस्टली यूज़ होने वाले हैं वो एलिमेंट और है, WP बेकरी, विजुअल कंपोजर, बिहेवियर भी अब यूज़ हो जाता है। अच्छा, सीड प्रोड है, बिहेवियर बिल्डर आ गया, डीवी बिल्डर आ गया, डीवी की भी बात हो गई, एलिमेंट और आ गया, विजुअल कंपोजर भी हो गया हमारा, थीमिफाई बिल्डर ये भी ऐड कर लें, थीमिफाई, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास काफ़ी है, ठीक है। एक सीड प्रोड भी ऐड कर लें और थीमिफाई भी। बट जो हॉट लिस्ट पे होने चाहिए, जो आपको शुरू में लाजमी सीखने हैं, सबसे पहला एलिमेंट और उसके साथ साथ हमें डीवी सीखना चाहिए, हमें ये विजुअल कंपोजर सीखना चाहिए, WP बेकरी सीखना चाहिए, बिहेवियर बिल्डर सीखना चाहिए, ठीक है, थ्राइव सीखना चाहिए। ये वो हैं जो कि हमें पहले ये वाले सीखने चाहिए जिनकी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं।
हाँ बाद में हम एक्स्ट्रा करना चाहें तो वो फिर और भी होंगे, हम कर सकते हैं, बट ये वाले मेजर है। और जैसे मैंने आपको बताया अवाडा वगैरह के जो बिल्डर हैं तो वो सिर्फ अवाडा के लिए हैं, वो तो जब आप करेंगे तो आपको आ ही जाएगा करना, ठीक है। अब ये क्या आपको समझ आई कि ये वाले बिल्डर्स, इनके नाम बेशक अपने पास नोट कर लें, एलिमेंट और बेवियर, विजुअल कंपोजर, डब्ल्यूपी बेकरी, डीवी, थ्राइव आर्किटेक्ट, थीमीफाई। खैर वो थीमीफाई वगैरह सीड प्रोड इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, ये वाले जो हैं ये ज़्यादा फेमस है, ठीक है। जैसे अगर आपको मैं कहूँ जूतों के ब्रांड बताएं, तो जूतों के आप मुझे कुछ अच्छे अच्छे ब्रांड्स बता देंगे, सर बाटा, सर्विस, इसी तरह आपके पास स्टाइलो है, हच पपीज है, उसके अलावा लेदर पॉइंट है, बूट्स हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप मुझे बता दोगे, बट लाहौर शूज़ मुझे नहीं आप बता सकते, ठीक है। लाहौर शूज़ सरगोदा में तो चलो चल जाता है, लोग वहाँ से परचेज कर लेते हैं, बट बाकी जगहों पे वो इतना फेमस नहीं है, सरगोदा के लिए ठीक है। इसी तरह पेज बिल्डर्स भी कुछ बहुत फेमस हैं और कुछ जो हैं, जैसे अगर आपको मैं शूज़ का कहूँ तो आप कहें सर नाइकी, एडिडास। अब ये आप नाम लेते हैं तो शुरू में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नाइकी का जूता पहने, एडिडास का पहने, क्योंकि वो पूरी दुनिया में फेमस है। फिर अगर आप उसे सैचुरेट करते जाएं तो फिर आप नीचे आ सकते हैं। इसी तरह ये पेज बिल्डर्स हैं तो रिकमेंडेड क्या है कि पहले ये इस्तेमाल किए जाए, सबसे पहले तो एलिमेंट और वगैरह, उसके बाद नीचे, ठीक है। अस्सलाम आगे वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं या वर्डप्रेस पे वर्डप्रेस पे काम वर्क करते करते हैं, वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं ये, ओके। ठीक है। ये प्लगइन्स हैं, ये हम इंटीग्रेट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर बआसानी। जैसे अभी हम एलिमेंट और को करके देखेंगे, शुरू करेंगे एलिमेंट और, ठीक सर है ये जी। थीम और ये जो बिल्डर हैं ये जी वर्डप्रेस पे आप आके कनेक्ट होते हैं? जी वर्डप्रेस पे कनेक्ट होते हैं, मोबाइल पे तो नहीं कर सकते हम कि मैं डाउनलोड करके ऐप बना लूँ इसके थ्रू। ये वेबसाइट बिल्डर है ना, वर्डप्रेस किसका बिल्डर है? वेबसाइट्स का। तो ये उसके, आपके मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है? अब माइक ऑफ कर दें। थीम और प्लगइन वर्डप्रेस के अंदर इंस्टॉल होंगे। वर्डप्रेस उसकी मदर है जहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे और उसके अंदर थीम और प्लगइन लगते हैं। यहाँ पे हमने थीम लगा के नहीं देखी, प्लगइन तो आज हमने प्लगइन की बात की है। आपने तो बिल्कुल स्टार्ट पे चली गई है कि ये लगेगा कहाँ पे, यानी कि प्रैक्टिस नहीं की, ना देखा है, ना कभी चलाया, तभी ऐसा सा क्वेश्चन पूछा आपने कि ये लगेंगे कहाँ पे। मैंने आपको शुरू से ही बात किया कि ये एक्सटर्नल प्लगइन्स हैं, तो प्लगइन प्लगइन में ही लगता है ना यहाँ पे आके, जैसे आपको उस दिन क्लासिक एडिटर पे प्लगइन लगा के दिखाया था। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये सबसे पहले हमने क्या बात करनी है, वर्ड्स लीडिंग। वर्ड्स लीडिंग वाकई है, क्योंकि अब सबसे पहले अगर आपको काम सीखना है ना, ठीक है, आप कहते हैं कि सर मैंने मैकेनिक बनना है, तो मैं आपको क्या कहूँगा कि यूनाइटेड की गाड़ियों के मैकेनिक बन जाओ या सुजुकी की गाड़ियों के या होंडा की गाड़ियों के मैकेनिक बन जाओ। सर जी होंडा। आप पूछते हैं कि सर मैकेनिक बनना यूनाइटेड। है, मैं आपको क्या कहूँगा कि यूनाइटेड की गाड़ी के मैकेनिक बनो या होंडा की गाड़ी के मैकेनिक बनो। जो कहते हैं होंडा की वो हैंड रेस करें। अच्छा, और जो कहते हैं कि यूनाइटेड की गाड़ी का मैकेनिक बन जाए वो लोग हैंड रेस करें। आप लोग हैंड डाउन कर लें। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं कि यूनाइटेड और बाकी लोग कह रहे थे होंडा। देखिए मैं आपको ये कहूँगा कि होंडा की गाड़ी के मैकेनिक बने, क्योंकि यूनाइटेड पूरे पाकिस्तान के कुछ लोगों के पास मौजूद है।
और होंडा, जब भी सड़क पे निकलते हैं होंडा की गाड़ियां ज्यादा नजर आती हैं या यूनाइटेड की? सर होंडा। ऑब्वियस सी बात है, होंडा की गाड़ियां ज़्यादा नज़र आती हैं। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि किसके मैकेनिक बनिए, तो आप कहेंगे सर होंडा का बनना चाहिए। तो शुरू में वो प्लगइन हमने सीखना है जो कि ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सर यूनाइटेड ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं है। नहीं, यूनाइटेड ओवरऑल वर्ल्ड में नहीं है, पाकिस्तान में ही है। सर जी होंडा वर्ल्ड है। होंडा वर्ल्ड वाइड है, होंडा पूरी दुनिया में है, बट यूनाइटेड नहीं है। ये सब होंडा है ना, सर जैपनीज। मुझे लगा ओवरऑल है इसलिए फिर मैंने बोला। नहीं नहीं, होंडा जो है वो वर्ल्ड वाइड है और यूनाइटेड जो है वो नहीं है वर्ल्ड वाइड। यूनाइटेड तो बराबर आती है बस छोटी। यूनाइटेड की एक दो गाड़ियां ब्रावो और इस तरह की, और होंडा की तो पूरी सीरीज है, इकोनॉमिकल गाड़ी से लेके लग्जरी गाड़ी तक सारी है उनकी। तो मैं आपको कहूँगा कि उसका मैकेनिक बन जाए। तो हमने अब स्टार्टिंग करनी है इससे। और ये जो बिल्डर्स होते हैं ना, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि चीज़ें सेम रहेंगी, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन हर बिल्डर की अपनी अपनी होगी। ठीक है, चीज़ें वही रहेंगी, कंपोनेंट्स वैसे ही होंगे, बस उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके इस्तेमाल करने का तरीका, हर किसी का इंटरफेस इंटरफेस बदलता रहेगा, चीज़ें नहीं बदलेंगी, चीज़ें मेजोरिटी सेम रहेंगी। अब हमने क्या करना है, हमने पेज क्रिएट करना है, और हमने पेज क्रिएट करना है एलिमेंटों से। तो सबसे पहले प्लगइन्स में आ जाना है। आज हम अपना फर्स्ट प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं। थीम तो हमने इंस्टॉल करके देख ली थी, प्लगइन भी आपको मैंने करके दिखाया था, बट ऐसे हमने कोई प्रॉपर नहीं किया था, बस एक ऐसे बेसिक सा किया था, ये क्लासिक एडिटर वाला करके देखा था ना हमने, ये कि कैसे ये चीज़ों को चेंज कर देता था। यस सर। आज हमने इसे देखना है कि ये क्या क्या तब्दीली लाता है हमारे पास। क्या है जी, एलिमेंट और वेबसाइट बिल्डर। अब आप कहेंगे सर ये तो पेड था, ये फ्री वालों में कैसे आ गया? तो ये कुछ हिस्सा फ्री है और बाकी ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं। सर जी सर रात को मैंने इसका पेड वर्जन डाउनलोड किया था, मुझे ईमेल पर वर्ड का मैं आपको देता हूँ, चेक कर लेते हैं। अच्छा, नहीं किसी को भी नहीं देना, ना मुझे देना, आपने पूरी क्लास में से भी किसी को नहीं देना, सारे खुद ढूंढेंगे अपना अपना। ओके सर। ठीक है, क्योंकि मैंने ओके जो कल का लेक्चर समझाया है वो समझाया ही इसलिए है कि हर बंदा अपना रिसोर्स खुद ढूंढ के लाए। ढूंढना सब ने है, बट अपना अपना ढूंढेंगे, किसी ने ग्रुप में भी शेयर नहीं करना कि ये लो, वरना ये तो आप ही के आसरे पे बैठे रहेंगे कि आप दे देते हैं प्लगइन। अब कल को कोई नया आ जाता है तो वो कौन ढूंढेगा फिर? सारे अपना अपना खुद ढूंढेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्या है जी, एलिमेंट और वेबसाइट बिल्डर। इसको फ्री वाले को तो सिंपल इंस्टॉल कर लेना, प्रो की बाद में बात करते हैं, अभी हमने फ्री वाला देखना है क्या क्या चीज़ें लेके आएगा हमारे। इसे इंस्टॉल करें। किसी भी प्लगइन की अथॉरिटी वगैरह का उसकी रेटिंग से पता लगाया जा सकता है कि देखें सब लोगों ने इसे 5 स्टार रेट किया हुआ है, मतलब कि ज़्यादा लोगों को ये पसंद आ रहा है, और 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है, यानी कि 5 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्टिवली इसे यूज़ कर रहे हैं। उससे मुझे क्या समझ में आता है कि वाकई ये फेमस है तो यूज़ कर रहे हैं ना, वरना कोई ख़राब चीज़ तो इतनी दुनिया यूज़ नहीं कर रही होती, अच्छी चीज़ ही ज़्यादा दुनिया यूज़ करती है। ठीक है, ख़राब चीज़ कोई दुनिया नहीं यूज़ करती। चीज़ अच्छी थी, मैंने कह दिया, देखें इंस्टॉल कर लिया, मुझे एक पेज पे ले आता है, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वापस आ गया डैशबोर्ड पे। क्या अभी तक ये मेरे पास ये दो ऑप्शन मौजूद थे या अभी अभी आए हैं? अभी आए हैं सर। अभी आए हैं। तो किस तरह पता अभी लगा कि अभी आए हैं। कोई भी चीज़ जो प्लगइन है वो अपने ऑप्शंस खुद क्रिएट करवा सकता है? वो यहाँ पे भी हो सकते हैं, वो टूल्स के अंदर भी आ सकते हैं, वो सेटिंग्स में भी आ सकते हैं, और वो ऐसे पूरे यहाँ पे भी आ सकते हैं। अच्छा, पहले हमारे पास डैशबोर्ड के ऊपर कितनी चीज़ें होती थी? 1 2 3 4 5। क्या ये एलिमेंट और ओवरव्यू वाला होती थी विजिट यहाँ पे? नो सर। ये नो कहाँ से सर, आया है? ये भी एलिमेंट ये और उस प्लगइन के साथ ही आया है। साथ ही आया। तो मैंने आपको कहा था कि ये विंडो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसे मैं रखवाने को यहाँ पे भी रखवा सकता हूँ, ऊपर भी रखवा सकता हूँ, जहाँ मर्जी, बट आया किसके साथ है? ये उसके साथ।
ठीक है, इन ऑप्शंस की बात अभी मैं नहीं कर रहा, ना ही टेम्पलेट्स वाले ऑप्शन की। मैं सीधा चला जाता हूँ अपने पेज पे। ठीक है, अब मैं पेज पे चला गया, यहाँ पे तो मुझे कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं नजर आई। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ कि मैं एक नया पेज बनाना चाहता हूँ। अब नया पेज मैं बनाना तो चाहता हूँ, बट मैंने बनाना किसके साथ था? एलिमेंटोर के साथ। क्या आज से पहले ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद होता था? पहले आता था ये यहाँ पे? नहीं नहीं आता। सर, नो सर। इस वजह से आया क्योंकि हमने इसका प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब इसे कोई टाइटल दे देते हैं। अब फर्स्ट पेज मैंने कह दिया इसके साथ है, मैं यहीं से एडिट विद एलिमेंट और भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ, बाकी ऑप्शन नहीं बदल रहे। देखिए थीम मेरी एस्ट्रा है, थीम मेरी एस्ट्रा ही लगी हुई है, और यहाँ पे मैंने क्या कह दिया? एडिट विद एलिमेंट। अब जैसे ही मैंने एडिट विद एलिमेंट और कहा ना, तो ये मुझे एक नई विंडो पे ले जाएगा। देखिए थोड़ा रिलोड होगा और मुझे एक नए पेज पे ले जाएगा एलिमेंट। मैंने आपको क्या बताया था? हेडर की इंफॉर्मेशन और फुटर की इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा? थीम प्रोवाइड तो ये करेगा। देखिए ऊपर से थीम की तरफ से हेडर और थीम का फुटर आ गया, और सेंट्रल एरिया कौन सा होता था? कंटेंट। वो हमें कौन देगा? एलिमेंट बना के देगा। ये वही इंटरफेस था जो आज हमारे पास आ चुका है, हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसे 1 मिनट के लिए पब्लिश कर देता हूँ बगैर कुछ किए। ठीक है, यहाँ पे ये पब्लिश का बटन था, वो कहता है हैव अ लुक। मैं इसे हैव अ लुक करता हूँ जी, देखता हूँ ऊपर क्या है? मेन्यू, और नीचे क्या है? फुटर। कंटेंट तो है ही नहीं, क्योंकि कंटेंट अभी बनाया ही नहीं है, तो कैसे होगा? तो वही बात जो हमने पहले देखी थी कि पूरा जो एरिया है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन थीम से ले लेनी है, नीचे वाली भी थीम से ले लेनी है। सेंट्रल हमने एलिमेंटोर से बना लिया, ऊपर वाली भी है नीचे वाली भी है, पर सेंट्रल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल अभी बनाई ही नहीं है, कंटेंट अभी बीच में क्रिएट ही नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इसका कंटेंट बनाने की कोशिश करनी है। उससे पहले हम इसके कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हैं और ये बॉटम में। सबसे पहले मैं इन लेफ्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं और नेविगेशन के ऑप्शंस हैं। सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले साइट सेटिंग। अब साइट सेटिंग के अंदर हमारे पास काफ़ी कुछ आ जाता है, वही तरह साइट आइडेंटिटी वगैरह जैसे वैसे आता था पहले, वो हम यहाँ से भी सेटिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ें हैं डिज़ाइन सिस्टम। डिज़ाइन में क्या आ जाएगा? आप ग्लोबल कलर या ग्लोबल फ़ॉन्ट्स बता सकते हो। अब ग्लोबल कलर कौन से होंगे कि आपके इस पेज के लिए, या आपके प्राइमरी कलर है वो कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, टेक्स्ट का और एसेंट का। प्राइमरी कलर वो होगा जो हमारे पास हेडिंग्स के लिए यूज होगा, सेकेंडरी वो होता है जो सब हेडिंग्स के लिए यूज होता है, टेक्स्ट का कलर वो होगा जो टेक्स्ट के लिए यूज होगा, और एसेंट कलर वो है जो लिंक्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होगा। अब ये उसके डिफॉल्ट कलर्स इसे कह सकते हैं। कैसे डिफॉल्ट कलर कह सकते हैं? जैसे 1 मिनट इसे मैं क्रॉस करता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट उठाता हूँ। ठीक है, बल्कि 1 मिनट रुकें जी, पहले मैं एक ये जगह क्रिएट कर देता हूँ और मैं एक टेक्स्ट रखवा देता हूँ। इसका डिफॉल्ट कलर क्या आया है? ब्लू, स्काई ब्लू टाइप। तो यहाँ पे प्राइमरी कलर कौन सा था मेरे पास? क्या यही कलर नहीं आ गया खुद ही? यस सर। तो ये उसका डिफॉल्ट कलर्स हैं। अगर आप अपने हिसाब से सेटिंग करवाना चाहते हो ना, या आपके क्लाइंट ने आपको कोई कलर स्कीम दे दी है, तो आप वो पहले ही आके यहाँ ग्लोबल कलर्स में सेटिंग कर लोगे। ये कलर चेंज हो जाते हैं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। यहाँ से देखिए मैं बदलता हूँ, वहां पे ऑटोमेटिकली क्यों बदल रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल कलर है। इससे ये फायदा होगा कि कल को आपका क्लाइंट अगर कलर स्कीम चेंज करने को कहता है, आप एक जगह से चेंज करोगे, जहां जहां भी
प्राइमरी हेडिंग लगी हुई है वो बदल जाएगी, सेकेंडरी चेंज करोगे जहाँ सेकेंडरी लगी हुई है वो बदल जाएगी। हर जगह जाके आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से बदलोगे पूरे पेज पे बदल जाएगी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी, और हम अपना कलर पैलेट भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैं अपनी मर्जी का कोई कलर भी ऐड करवा लूँ, जो मैंने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है वो भी मैं ऐड करवा सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे रेड यूज़ करना होता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है, कुछ भी इसे नाम दे सकते हैं, माई कलर। इससे क्या होगा, अगर मैंने कोई कलर फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है तो मैं किसी भी आइटम पे वो जल्दी से रेड वाला इस्तेमाल कर सकता हूँ। अभी करना कैसे है इसकी बात अभी हम करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ साइड सेटिंग्स हो गई। इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं कि प्राइमरी फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, सेकेंडरी टेक्स्ट, ये वो हम यहाँ से सिंपल ऐड करवा सकते हैं कि प्राइमरी हेडिंग के लिए जो टेक्स्ट आएगा वो क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सेकेंडरी के लिए टेक्स्ट का फ़ॉन्ट वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है थीम स्टाइल, के थीम के क्या स्टाइल है। ठीक है, अच्छा अब ये ऑप्शन यहाँ पे इस टाइम अभी कोई मौजूद नहीं है, आप इसे ऑन कर सकते हो कि थीम में क्या क्या चीज़ें हैं। कि अगर इन ऑर्डर फॉर थीम स्टाइल टू अफेक्ट ऑल रेलेवेंट एलिमेंट्स प्लीज डिसेबल डिफॉल्ट कलर एंड फॉन्ट फ्रॉम द सेटिंग पेज। कि अगर आपको थीम वाली चीज़ें चाहिए ना, थीम वाले कलर, थीम वाली टाइपोग्राफी, तो एलिमेंट और की सेटिंग में से चीज़ें डिसेबल कर दो और ये वाली इनेबल कर दो, वरना एलिमेंट और अपनी चीज़ों को ओवरराइड करवा देगा और अपनी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाएगा। वो कह रहा है यहाँ से चीज़ें बंद कर दो और ये वाली ऑन कर दो तो ये होंगी। पर हम क्या कर लेते हैं, हम इसी की यूज़ करते हैं, इनकी हम यूज़ नहीं करते। तो थीम स्टाइल में थीम की चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि थीम भी तो कहीं ना कहीं पूरे पेजेस पे इफेक्ट डालता है ना अपना, तो वो अब हम कहेंगे कि उसे रहने दो, हम तो अपनी यूज़ करेंगे चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारे पास साइट की आइडेंटिटी। वही चीज़ें साइट आइडेंटिटी की आपको पता है क्या होती हैं, पहले बात हुई भी है। बैकग्राउंड का पता है, लेआउट का पता है कि लेआउट कैसा होना चाहिए, कंटेंट के वेट वगैरह। ठीक है, थीम का लेआउट क्या ना, एलिमेंट और का करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट आप एलिमेंट और फुल वेट्स कर दें तो पूरा वेट्स वाली आ जाएगी आपके पास। उसके साथ साथ हमारे पास लाइट बॉक्स है। अब लाइट बॉक्स क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि वीडियोस वगैरह होती हैं, इमेजेस होती हैं, जैसे आप इमेज पे क्लिक करते हैं बाकी सारा पेज ब्लर हो जाता है, वो इमेज सिर्फ ऐसे ऊपर आपके पास शो हो जाती है। किस तरह से मैं आपको अगर एग्जांपल इसकी कोई दिखाऊं या फिर, ठीक है, आप क्या करते हो, आप एक पेज है ना उस पे इमेजेस है, जैसे इस पे अगर देखते हैं ये वाला, ये लाइट बॉक्स कहलाता है। ये इफेक्ट जो है ना ये लाइट बॉक्स होता है कि इमेजेस हैं जिस पे क्लिक करते हैं तो वो ऊपर आ जाती है, बाकी वाली पीछे रह जाती है। तो उसकी सेटिंग्स हैं, अगर करवानी है तो करवा सकते हैं। कस्टम CSS है, कहता है जी कस्टम CSS के लिए प्रो, बट हम प्रो भी कर लेंगे, खैर। ठीक है, फिर एडिशनल सेटिंग्स वगैरह आ जाती हैं कुछ, ये वही सेटिंग के इस पैनल पे ले आता है, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। जो मेजर इसमें चीज़ इस्तेमाल होती है वो ग्लोबल कलर और फॉन्ट्स हैं, कि आप ये सेटल कर देते हो फिर उसके बाद आप अपनी चीज़ क्रिएट करने लग जाते हो। और वहाँ पे तो फॉन्ट फैमिली वाला हिसाब किताब ही नहीं था 2021 में, यहाँ पे है चीज़। ठीक है, मैं इसे क्रॉस करता हूँ और सेव अभी मैं नहीं करवाता, मैं डिस्कार्ड करवा देता हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये वाले 9 डॉट्स हैं, ये 9 डॉट्स हमें इधर विजिट की तरफ ले आते हैं। अब आप कहेंगे सर विजिट के लिए आप कितने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं विजिट, तो ये वाला यानी कि इंटरसेक्शन, हेडिंग, इमेज, देखिए इमेज यहाँ पे भी है। ठीक है, वीडियो यहाँ पे भी है, हम यहाँ पे भी वीडियो डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे उसके बाद भी अभी हम करते हैं। डिवाइडर है, स्पेसर है, आइकन है। ये प्रो वाले देखें ये लॉक लगा हुआ है, इसके साथ ताला लगा हुआ है। ताला क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये प्रो वाले हैं, मैं इसे ड्रैग ही नहीं कर सकता। इसे तो मैं ड्रैग कर सकता हूँ बट इससे ड्रैग नहीं मैं कर सकता। सर इनका क्रैक नहीं मिलता? बिल्कुल मिल जाता है, करेंगे हम क्रैक। देखिए प्रो के अंदर पोर्टफोलियो लगा लो, फॉर्म लगा लो,
अब गटनबर्ग हमें फॉर्म लगाने की इजाज़त देता था? नहीं। इसका प्रो फीचर देता है कि फॉर्म लगा लो पेज में, स्लाइड्स लगा लो, देखिए स्लाइड्स आ गई, एनिमेटेड हेडिंग लगा दो, नैव मेन्यू लगा लो अपनी, प्राइस की लिस्ट लगा लो, प्राइस के टेबल लगा लो, फ्लिप बॉक्स, मीडिया क्राउजल, टेस्टिमोनियल। अब ये टेस्टिमोनियल क्या होते हैं, किसी को पता है टेस्टिमोनियल? ये जो होता है ना, ये टेस्टिमोनियल होते हैं, ये कि आपके कस्टमर आपके बारे में क्या कहते हैं, उन्हें टेस्टिमोनियल्स कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, क्योंकि बायर आके अक्सर कहता है कि टेस्टिमोनियल्स लगाने हैं, तो आपको पता ही ना हो टेस्टिमोनियल क्या होता है। पोर्टफोलियो होता है आपका प्रीवियस वर्क, और टेस्टिमोनियल होता है आपके क्लाइंट के रिव्यूज आपके बारे में। वो कहता है ये लगा लो, रिव्यूज लगा लो, टेबल ऑफ कंटेंट लगा लो, शेयर बटन लगा लो, फेसबुक बटन लगा लो, फेसबुक के कमेंट्स लगा लो, फेसबुक के पेज को यहाँ पे लगा लो, फेसबुक को एम्बेड कर लो। बट वो कहता है ये सारे ताले लगे हुए हैं, ये सारे पेड है। उसके अलावा वो कहता है इमेज बॉक्स लगा लो, स्टार रेटिंग, इमेज क्राउजल, आइकन बॉक्स, ये फ्री वाले हैं, ये ड्रैग हो जाते हैं, ये देखें ड्रैग हो रहे हैं कि मैं यहाँ पे करके यहाँ पे जाता हूँ, तो ये आ रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, इमेज क्राउजल, स्टार रेटिंग, बेसिक गैलरी, आइकन, प्रोग्रेस बार, काउंटर, ये देखें ये वही काउंटर है जिसकी बात हमने की थी, ये तो हमें इसका प्रोवाइड कर रहा है ना, वही वाली चीज जो यहाँ पे बनी हुई थी, ये वाली। यस सर। तो इसने तो हमें कितनी आसानी से दे दी, इसने तो गटरबर्ग हमें देता है ये चीज? नहीं। नो सर। इसीलिए तो ये ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि ज्यादा चीजें दे रहा है, गटरबर्ग नहीं दे रहा तो इतना नहीं यूज करते। ये काफी चीजें हैं इसके अंदर, सोशल आइकन, साउंड क्लाउड, शॉर्ट कोड, साइट, ये देखें ये फिर साइट वाले ब्लॉक है, वू कॉमर्स वाले ब्लॉक है, वर्डप्रेस के ये फ्री है। ठीक है, अब ये हैं डायनेमिक आइटम्स, याद रहे स्टैटिक और डायनेमिक में फ़र्क हमेशा याद रहे। अगर यहाँ से मैं कोई चीज़ लगा लेता हूँ, जैसे अगर मैं रीसेंट पोस्ट लगा लेता हूँ, तो जो मेरी रीसेंट पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होती रहेंगी। फ़र्क समझना है आपने, ये वाला जो टेक्स्ट है ये स्टैटिक आइटम है, ये जो रीसेंट पोस्ट है ये डायनेमिक आइटम है। इसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मुझे बताना नहीं पड़ेगा कौन सी पोस्ट, ये दो पोस्टें खुद ही ले आया, बट यहाँ पे क्या आना है वो मुझे बताना पड़ेगा। ये स्टैटिक है और ये नीचे वाला डायनेमिक है, ये याद रखना है, ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है आपने। आप लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सर, और जब ये आप भूलते हो तभी आपको कंफ्यूजन होती है कि सर क्या करें। ठीक है, तो कुछ प्रो वाले उसने बंद किए हुए हैं, दिखाए भी हुए हैं, बट बंद इसलिए किए हुए हैं ताकि आपका दिल करे कि ये चीज़ होती तो क्या ही बात होती। सर प्रो को फिर हमें खुद ढूंढना पड़ेगा? प्रो आपको ढूंढना पड़ेगा, और आप संडे को ये ढूंढ के लाएंगे और मंडे तक आपके पास होना चाहिए। ये प्लगइन सर? फ्री वाला तो मिल जाएगा, प्रो के लिए अलग प्लगइन है, वो अलग ढूंढ के लाना है। मैं अभी आपको, मेरे पास तो है पड़ा हुआ, मैं तो लगा के आपको दिखाऊंगा, मैंने भी इसी तरह ढूंढा है फ्री में, मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उसी तरह की चीज़ आप ढूंढ के लाओगे और आप भी लगाओगे। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स हैं, फिर ये ग्लोबल, वो ग्लोबल वो होते हैं जो कि आप कहीं भी यूज़ कर लो, बट वो प्रो कहता है प्रो कर लो। ये ऊपर ऑप्शन थे विजेट्स और ये सारा कुछ आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बॉटम के ऑप्शन, सेटिंग्स। इसमें हम पेज का नाम वगैरह, ये वो स्टेटस, उसका टाइटल वगैरह शो करवा सकते हैं, हाइड करवा सकते हैं सारा। उसके बाद है ये नेविगेटर। नेविगेटर क्या कह रहा है कि आपका एक कॉलम है, उसमें एक हेडिंग है, जहां पे भी जाना है, देखिए मुझे नेविगेट करने देता है। ये देखिए जो भी मैंने चीज़ बनाई है, मेरा अगर पेज लेंथी हो गया तो मुझे नेविगेशन की इजाज़त देता है। ये है रिवीजन, कि जितना काम मैंने किया रिवाइज करवा सकता हूँ, बैक जा सकता हूँ। देखें मैं इस रिवीजन पे गया तो ये मैंने पहले मिटा दिया था ना लगा के, मैंने रिवीजन अप्लाई की, वो दोबारा आ गया। रिसेंट पोस्ट पे मैं चला जाता हूँ तो देखिए रिसेंट पोस्ट दोबारा आ गई। तो ये रिवीजन है आपके पास, आप करवा सकते हो कुछ। ये आपके पास है रिस्पॉन्सिव व्यू, यहाँ से आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप पे कैसी लगेगी
टैबलेट पे आपकी वेबसाइट कैसी लगेगी और मोबाइल पे कैसी लगेगी, तीनों का व्यू देख सकते हो और उसके हिसाब से एडिट कर सकते हो फिर कि यहीं से क्लिक किया, मोबाइल पे ऐसी लगेगी, टैबलेट पे ऐसी लगेगी और डेस्कटॉप पे ऐसी लगेगी। तीनों के व्यू पे एडिट कर सकते हो। ये आपके पास है प्रीव्यू। आप क्या कर सकते हो, अपने वेब पेज का व्यू देख सकते हो कि वो दूसरों को कैसी नजर आएगी। अभी ये ऐसी नजर आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि अभी एक ही चीज है। और यहाँ पे अपडेट है, अपडेट के साथ एक ऊपर का ऑप्शन है, यहाँ से सेव होता रहेगा, जो जो काम करोगे वो सेव करवाते रहोगे साथ साथ। इसमें आप सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हो और सेव एज टेम्पलेट भी कर सकते हो। टेम्पलेट में करोगे तो आप जो भी चीज़ बनाई होगी उसे आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हो किसी और जगह पे। यानी कि अगर आपको 4-5 पेज चाहिए एक ही तरह के, आप कहते हो चारों पेज एक ही तरह के हो, एक पेज बना के उसे एज अ टेम्पलेट सेव कर लो, फिर हर पेज पे वही टेम्पलेट लगा के थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करते जाओ। एडिटिंग जी सर ये पूरे पेज को मतलब टेम्पलेट एज अ बनाते हैं या हम टेम्पलेट, हाँ किसी एक स्पेसिफिक चीज को भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, स्पेसिफिक को भी कर सकते हैं और पूरे को भी कर सकते हैं, बट वो उसके देखना पड़ेगा फीचर पेड है या नॉन पेड। ठीक है, वैसे हम कर सकते हैं, हम चीज़ों को भी ग्लोबलाइज कर सकते हैं, टेम्पलेट में सेव करवा सकते हैं और पूरे पेज को भी करवा सकते हैं और हर अगली जगह हम वही पेज लगा के थोड़ी बहुत एडिटिंग करें। ठीक है, तो ये इसकी कुछ चीज़ें थी। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इससे 1 मिनट के लिए सारी चीज़ें मिटाता हूँ। जब आप पहले व्यू पे आते हैं तो ऐसा व्यू नज़र आएगा। ये कुछ इसकी सेटिंग्स है, यहाँ से आके हमने काम शुरू करना है, चीज़ें बनाना शुरू करना हमने यहाँ से करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, मैंने आपको क्या गाइडलाइन दी थी कि चीज़ें किस सूरत में बनेगी, सेक्शन में, कि ऐसे ही बनाने लग जाए चीज़ें सेक्शंस में। सर। सेक्शन में। तो यहाँ पे आके ये जो प्लस का ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन पे तो अभी क्लिक ही नहीं करना आप लोगों ने, प्लस पे रहे, सिर्फ प्लस पे क्लिक करें। वो कहता है कैसा सेक्शन चाहिए, 2 हिस्सों वाला, 3 वाला, कैसा चाहिए, 4 वाला। मैं कह देता हूँ मुझे सिंगल वाला दे दो। अब सिंगल वाला उसने मुझे सेक्शन दे दिया। याद रहे अब ये सेक्शन है, इन ऑप्शन की तरफ मैं अभी आता हूँ, अभी मैंने ये अंदर वाले ऑप्शन की भी बात नहीं की। इस सेक्शन के अंदर मैं कुछ भी रखवा सकता हूँ, टेक्स्ट ड्रैग करके ड्रॉप करना है उसके अंदर ला के, और ऐसे टेक्स्ट वीडियो ड्रैग करके उसके नीचे या ऊपर। क्या इतनी आसानी से पहले कभी वीडियो लगी थी? इमेज के टैग लगाना पड़ता था, इतना मुश्किल वीडियो का टैग लगाना पड़ता था। अब कैसे लग रही है? सर ये एक बार दोबारा करिए। ये मैं करके दिखाता हूँ। इधर से पकड़नी है चीज, इसे ड्रैग करना है यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। उसकी सेटिंग की तरफ मैं अभी नहीं आया कि कलर कैसे बदलेंगे सर, वो सेटिंग्स की तरफ मैं नहीं आया, बट सिर्फ चीजें लगाने की तरफ आया हूँ। राइट क्लिक करें, डिलीट, इसे भी डिलीट, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। पहला काम सेक्शन बनाना है। इसीलिए जब भी आप एक वेबसाइट क्रिएट करोगे तो आपके पास क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप चीज़ों को कैसे करना चाह रहे हो। अब ये है ना, मेरे पास क्लियर आइडिया कि इसके लिए मैं एक सेक्शन बनाऊंगा, इसके लिए मैं फिर एक सेक्शन बनाऊंगा, और ये जो नीचे वाले हैं ना, इसके लिए मैं ऐसा सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर 4 कॉलम्स हो। ठीक है, इसके लिए भी मैं ऐसा सेक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर 4 कॉलम्स हो। तो मैं फिर पहले मेरा दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद मैं यहाँ पे आके ये 4 वाले पे क्लिक करूँ। एक सेक्शन है उसके अंदर, ये देखिए कॉलम इंफॉर्मेशन है, एडिट कॉलम, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा। अब हर कॉलम के अंदर मैं कुछ भी डिटेल जो है वो दे सकता हूँ। मैं फिर इसे क्रॉस कर देता हूँ, प्लस पे क्लिक करना है, सेक्शन अपना सिलेक्ट करना है। वो कह रहा है स्ट्रक्चर सिलेक्ट करो, मैं सिंगल वाला ले लेता हूँ कि बस एक वाला ही चाहिए। इसकी सेटिंग्स पे यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर एक सेक्शन ऐड हो जाएगा, अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड करना है तो। इसे पकड़ के हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं ऊपर नीचे इधर उधर कहीं। ठीक है, और क्रॉस करेंगे तो डिलीट हो जाता है। जब हम इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं ना, सॉरी 6 डॉट्स पे,
तो यहाँ पे इसकी सेक्शन आ जाता है कि एडिट सेक्शन। फिर उस सेक्शन की सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज में 3 पोर्शन है, लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड। कौन कौन सा? लेआउट, स्टाइल और एडवांस्ड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये विजिट पे, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं विजिट एरिया पे आ जाऊंगा। यहाँ से मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ हेडिंग। हेडिंग को पकड़ा, ड्रैग किया, इसके अंदर लेके गया और ड्रॉप कर दिया, हेडिंग आ गई। अब याद रहे मैं हेडिंग के अंदर हूं, मैं सेक्शन के अंदर मौजूद नहीं हूं। कंटेंट, स्टाइल और एडवांस ये हेडिंग के लिए चीजें हैं। पर आप कहें सर अगर वापस सेक्शन पे जाना हो, तो वापस सेक्शन पे जाना हो तो इधर जाए, इस पे क्लिक करें, सेक्शन पे आ गया वापस। आप कहें सर हेडिंग पे आना है, तो यहाँ पे आके इस पेन पे क्लिक कर दे, हेडिंग पे आ जाएंगे। पेन पे क्लिक नहीं भी करना, इधर आके सिंपल क्लिक करें, हेडिंग पे आ जाएंगे। ये चीज गौर में रखनी है क्योंकि तीनों की शक्ल थोड़ी सेम है, तो हम जल्दबाजी में ये रीड नहीं करते कि क्या लिखा हुआ। सेक्शन पे क्लिक किया तो सेक्शन, और यहाँ पे क्लिक किया तो हेडिंग। इसी तरह अगर मैं कुछ और चीज लगा लेता हूँ, जैसे सपोज इमेज है, इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर दें यहाँ पे क्लिक करूंगा सेक्शन, और जब अब इसके इस आइकन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो इमेज, एडिट इमेज। अब इमेज की प्रॉपर्टीज में मैं मौजूद हूँ। इमेज का कंटेंट चेंज कर सकता हूँ, इमेज का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, इमेज का एडवांस ऑप्शन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इमेज को डिलीट करना, यहाँ से राइट क्लिक, डिलीट, खत्म। अब यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि वाकई कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है। यहाँ पे जाके इस पे क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कुछ सेटिंग करनी है मुझे सेक्शन की, तो सेक्शन पे क्लिक करूंगा। मैं कहता हूँ सेक्शन की जो कंटेंट विड्थ है ना, वो फुल विड्थ होनी चाहिए। अब फुल विड्थ करने से क्या फायदा है, इसे मैं करूंगा ना, ये वाला टेक्स्ट लास्ट तक चला गया। अगर मैं इसे कर देता हूँ, क्या ये टेक्स्ट लास्ट तक गया? अब ये डिफरेंस नो है। सर। ठीक है, बॉक्स में और इसमें। और अब मुझे कोई अगले पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसे मिनिमाइज करूँ, मैं यहीं पे देख सकता हूँ मेरा पेज कैसा लगेगा। सर फुल वेट का मतलब क्या है कि सर पूरे पेज पे वो आ जाएगी वेट, एक जी फुल सेक्शन विड्थ, पूरा। जी पूरे विड्थ पे आ गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं जी, इस पे क्लिक करके कॉलम्स हैं, उनका गैप, हाइट, वर्टिकल अलाइन, ओवरफ्लो, इतने ऑप्शन थे किसी और के अंदर? किसी और जगह पे इतने नो बैकग्राउंड? सर। अच्छा, बैकग्राउंड नॉर्मल का अलग ऑप्शन, होवर का अलग। गटरबर्ग होवर के ऑप्शन देता था? बिल्कुल भी नहीं, ये देता है। बैकग्राउंड पे ओवरले अप्लाई करना है, ओवरले होता है ऊपर एक लेयर अप्लाई हो जाना, बॉर्डर अप्लाई करना, शेप डिवाइडर करना। अब ये शेप डिवाइडर ये वाली चीज है। अभी जो है ना, आज आज के दिन मैं आपको सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दूंगा, और मंडे को मैं आपको कोई ना कोई पूरा पेज डिजाइन करके दिखाऊंगा कि एलिमेंट की मदद से कैसे पेज डिजाइन होता है। तब तक आप प्रो वाला भी ढूंढ के ले आएंगे, और आप थोड़े से ऑप्शंस के साथ ऐसे यूज करके आपको आदत हो जाएगी। फिर हम इस तरह का या कोई भी एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे एक पेज की, और वैसा पेज क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तो मैं ऐसे बस रैंडम आपको ऑप्शन समझा रहा हूँ ना कि कौन सा ऑप्शन है, तब हम ऐसा पूरा पेज क्रिएट करने का देखेंगे कि कैसे बनता है। सारा पूरा A to Z बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मंडे को। और उसके बाद फिर आपकी असाइनमेंट होगी, फिर आप पूरा पेज डिजाइन करेंगे। और आपको इस पे बड़ा हाथ बिठाने की जरूरत है, जितना अच्छे से करेंगे उतना ज्यादा काम जो है वो फिर मिलता है, इसका काम बहुत होता है। ठीक है, सर कमाल। सर ये शेप डिवाइडर का बता दें दोबारा, ये क्या था? शेप डिवाइडर है इस तरह से, जैसे ये शेप डिवाइड हुई है ना, ये वाली ये राउंडेड ऐसे, इसके अंदर सर वो ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोगों ने आज जाके क्या करना है, ये सारे ऑप्शंस को चेक करके देखना है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, और कितने आसान है। ओके सर। क्लिक कर करके देखते जाना है। देखें, ड्रॉप कर सकता है, कर्व लगा सकता है। कर्व करूंगा तो उसी तरह का हो जाएगा जैसे वो था। ठीक है, अब देखिए एडवांस पे क्लिक करता हूँ तो मार्जिन, कोई मार्जिन
लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आए मार्जिन लिखे अपनी मर्जी का, पैडिंग लिखें। जी इंडेक्स से मतलब होता है कि कौन सी चीज़ जब रिस्पॉन्सिव होती है तो ऊपर कौन सी आएगी और नीचे कौन सी आएगी। ये जब भी हम करेंगे ना तो इसका डिफरेंस अच्छा से समझ आएगा। CSS की आईडी लगाएं, CSS की क्लासेस लगाएं इस सेक्शन पे। ये आपको पता है, यहाँ पे आईडी लगा देंगे और यहाँ पे CSS लिख देंगे। बट CSS वो कह रहा है प्रो, जब हम प्रो कर लेंगे तो हमें वो इजाज़त देगा लिखने की, जैसे कि अभी थोड़ी देर तक मैं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस के ऑप्शन, मोशन इफेक्ट्स यानी कि एनिमेशन तक लगाने की इजाज़त देता है। फेड इन, फेड आउट, जूम इन, जूम आउट। तो ये सारे ऑप्शन को एक दफ़ा ऐसे ओपन कर करके देखना है आपने कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। मंडे को हम प्रैक्टिकली कोई चीज़ बना के देखेंगे कि कैसे बनती है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया, इमेज की बात कर लेते हैं। बल्कि पहले टेक्स्ट के ऑप्शन तो हमने देखे ही नहीं, हम तो सेक्शन के ऑप्शन में थे ना। तो देखिए सेक्शन के कितने ज़्यादा ऑप्शन थे। अब टेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाते हैं, हेडिंग के। मैं हेडिंग का कंटेंट यहाँ से बदल सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है टैग लगाने की, ये आप सबको नज़र आएगा। यहाँ से टैग H1 कर सकते हैं, बड़ी हो जाएगी। अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट, कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं से बटन से सारा काम हो रहा है, कोई कीबोर्ड से लिखने की ज़रूरत। ये देखें यहाँ पे वो ग्लोबल कलर्स आ रहे हैं। कलर अगर आपको किसी चीज़ का इंडिविजुअली चेंज करना है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने ग्लोबल में से चूज करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर जो मैं अपना एडिशनल ऐड करता ना, माई कलर रेड, वो इसके नीचे आ जाता। मैं यहाँ से भी किसी भी जगह पे आके ना मैं चूज कर सकता था, ठीक है। टाइपोग्राफी की बात करें तो अपनी मर्जी से क्लासेस सेलेक्ट करें। वहां पे तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं था कि कर सकते हैं। देखिए टाइपोग्राफी के अंदर वहां पे सिर्फ एक ऑप्शन था, यहाँ पे देखें टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी में आ जाए, साइज, वेट, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल, डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, हर चीज को उन्होंने कन्वर्ट करके कोड में किया हुआ। मतलब कंप्लीट CSS दी है। कंप्लीट CSS दी हुई है कि बटन से CSS लगा लो। अब इसका ये मकसद नहीं होगा कि यहाँ पे CSS है ही नहीं, इन्होंने प्रोग्रामिंग करके आपके बटन के नीचे मैप किया हुआ CSS। आप बटन दबाते हो तो CSS लग जाती है, बट आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको आपके लिए काम आसान करती है। टेक्स्ट का शेडो लगा लो, ब्लेंड कर दो। ब्लेंड होता है कि आप पीछे वाली चीज़ के साथ या उसके साथ वाली चीज़ के साथ उसे कैसे ब्लेंड करते हो। इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, मल्टीप्लाई, ओवरले वगैरह, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपने डिफरेंट चीज़ों को रैंडम लगा के देखना है। टेक्स्ट एडिटर है तो देखिए पैराग्राफ आ गया, डमी टेक्स्ट आ गया, ऑटोमेटिकली डमी टेक्स्ट आया हुआ। मैं इधर मिटा के स्टाइल पे आ जाए, अलाइनमेंट दे, यहाँ पे ले जाए, राइट पे ले जाए, सेंट्रल ले जाए। इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से कोई कलर का चेंज कर सकते हैं। आपके प्राइमरी चाहिए हो जाएगा, कस्टम कलर चाहिए यहाँ पे करें, हमें ऐसा सा चाहिए। फिर टाइपोग्राफी, इसकी अलग से टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं। सारे ऑप्शन एडवांस में, इस हिस्से को अलग से मार्जिन पैडिंग दी जा सकती है, पोजीशनिंग, मोशन इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट, सारा कुछ दिया जा सकता है। इसको इंडिविजुअली, सेक्शन को अलग दिया जा सकता है, इसे अलग दिया जा सकता है, इसे अलग दिया जा सकता है। हर चीज के लिए ऑप्शन मौजूद है आपके पास। यानी सर सभी, सेक्शन के पार्ट्स को भी अलग अलग दिया जा सकता है मॉड्यूल। बिल्कुल। अब पूरा सेक्शन है, सेक्शन के अंदर पार्ट्स है ना, छोटे छोटे चीजें आपने रखी हुई हैं, उनको अलग अलग दिया जा सकता है। बटन है जी, बटन लगा लें, सेंटर में ले आए, बटन के पीछे लिंक लगाएं, बटन की टाइप लगाएं, आइकन लगा लें बटन के आगे, आइकन को स्पेसिंग दे दें। मैं यहाँ पे क्लिक करके मैं एक बटन रैंडम जल्दी से लगा लेता हूँ, देखिए आइकन आ गया ऑटोमेटिकली। स्पेसिंग दे दें कि उन दोनों के दरम्यान कितना गैप होना चाहिए, पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए। मैं कहता हूँ बाद में आना चाहिए, तो थोड़ी सी स्पेसिंग। स्टाइल पे चला सर जाता है, आप
जी सर मैं पूछ रहा हूँ कि आपने अभी डायरेक्ट बटन ड्रैग किया है तो ये बाय डिफॉल्ट जो हम सेक्शन सेलेक्ट करते थे ये वन वाला ही लेगा ना? क्या मतलब, समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। मतलब आपने बटन को ड्रैग करके आपकी आवाज़ कट रही है अबू ज़र। सर जी आपको जैसे अब आपने बटन को ड्रैग किया डायरेक्ट, अब आ रही है आवाज़? जी जी आ रही है। सर मतलब मेरा मकसद कहने का ये है कि जो आपने ड्रैग किया है तो ये बाय डिफॉल्ट जो हम ड्रैग में जाके वो सेक्शन मतलब सेक्शन सेट करते थे तो ये वन वाली लेगा ना, सेक्शन वन जैसे हमने सेलेक्ट किया था। हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पे एक ही सेक्शन है, मैं यहाँ पे नीचे एक और सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ये इसके नीचे बन गया। अब मैं इसके अंदर अलग से हेडिंग रखवा सकता हूँ। ऊपर वाला सेक्शन एक था, इस सेक्शन को उठा के मैं कहीं भी मूव करवा सकता हूँ। ठीक है, ऊपर वाला अलग था, नीचे वाला अलग है। इसके ऊपर ऐड करना है तो यहाँ प्लस से मैं ऐड कर सकता हूँ, ऊपर आ जाएगा। सेक्शन बाय सेक्शन चीजें बनाते जाओ, और जिस सेक्शन के अंदर आप ड्रैग करोगे ना उसी सेक्शन में आएगा। उसके अलावा अब यहाँ पे मैं से नहीं छोड़ सकता। हाँ यहाँ पे मैं से इंडिविजुअली रखवा सकता हूँ, बट मैं नहीं रखवाऊंगा क्योंकि मैं सेक्शन में रखवाना है। यहाँ पे वो कहता है बटन के नीचे, यहाँ पे वो कहता है बटन के ऊपर, मैं कहता हूँ बटन के नीचे। यानी सर कोई सेक्शन में फर्ज है? सेक्शन बनाएंगे हम हर चीज के लिए एक सेक्शन, फिर दूसरी चीज के लिए दूसरा सेक्शन। मैं वही कह रहा हूँ कि जब अभी मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बता रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, मंडे को हम इस प्रैक्टिकली एक पूरा पेज बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है, एक पेज सेलेक्ट करेंगे, वो हम बनाएंगे, फिर आप देखिएगा कि कैसे सेक्शन बनाए हैं, उसमें कैसे चीज़ें डिवाइड की हैं, कैसे कॉलम्स बनते हैं, कैसे एनिमेशन कितनी लगानी है, कैसे लगानी है, कलर कैसे सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें। अभी सिर्फ इसके ऑप्शन आप खुद से एक्सप्लोर करके आएँ कि आपको क्या समझ आती है कि क्या ऑप्शन क्या करता है, आइकन क्या कर रहा है। बस आइकन को लगा के देख लें। अच्छा, बदल भी सकते हैं डिफ़ॉल्ट, इससे क्या हो रहा है, स्टैक्ड है, फ्रेम्ड है, फ्रेम्ड ऐसे हो जाएगा। ये बस खुद लगा के देखें कि फ्रेम से क्या होगा, आखिर ख़राब तो नहीं ना होगा। प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम। कलर चेंज करें, साइज चेंज करें, उसे रोटेट करवा लें। इतने ऑप्शन तो कहीं भी नहीं मिलते होते थे जितने यहाँ पे इन्होंने हमें दे दिए। होवर पे कैसा होना चाहिए, अब होवर पे मैं क्या देता हूँ, ये देखें, होवर पे आते ही कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर। होवर एनिमेशन में क्या देता हूँ, पल्स। ये ले, इतने ऑप्शन थे गटनबर्ग के अंदर? नहीं थे, इसके अंदर है। उसके अलावा आइकन के अलग ऑप्शन है जी। आइकन का होवर पे आप चीज़ें सेटल कर सकते हो, नॉर्मल पे कर सकते हो। इस आइकन को अलग से सारी चीज़ें दे सकते हो, ये कॉमन रहेंगी सबके अंदर। नए सेक्शन बना सकते हो अपने हिसाब से, 3 वाला बना लो। आगे कोई 3 चीज़ें चाहिए, 3 वाला बना लो। फिर उसके अंदर कोई हेडिंग, फिर उसके अंदर कोई आइकन। आइकन रखवाया था ना हमने, यहाँ से इसे मैं डिलीट कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। यानी सर टेक्स्ट फोटो टेक्स्ट वगैरह सारा सब कुछ जो हम एक एक चीज नई भी ऐड करेंगे सब की अलग-अलग एडिटिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है हमें। कॉलम को पकड़ के मैं डुप्लीकेट करता हूँ, वही कॉलम डुप्लीकेट साथ आ गया। इस कॉलम पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। वो एक बनाया, उसी को डुप्लीकेट करके दूसरा। इसे मैं डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, इसे मैं कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसे पेस्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर लें या डुप्लीकेट करके इस सेंटर वाले को डिलीट। क्या ये उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन बननी गई यहाँ पे जैसी ये थी? यस सर। बस आइकन मैं कहता हूँ करते थे। आइकन मैंने बस अपनी मर्जी का चेंज करना है और मैं बना सकता हूँ। हेडिंग रह गई है, कोई मसला ही नहीं, हेडिंग इसके सेंटर में ले आए, सेंटर लाइन कर दें। हो नहीं गई वैसे सर, इसे थिक कर सकता हूँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसे करके मेरे पास ये मुझे बेतहाशा ऑप्शन देता है वन बाय वन। आप लोगों ने इसके ये जो विजेट्स है ना, इन्हें ट्राई करना है। प्रो वाले नहीं, जो फ्री वाले हैं वो वाले, जो भी आपके पास मिलते हैं। प्रो ढूंढना तो है ही है, ट्राई करना है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको प्रो लगा के दिखाता हूँ कि उसके बाद ये फीचर इनेबल होते हैं कि नहीं।
अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ठीक है, ये पेज कर दिया, मैं अपडेट कर लेता हूँ और इसे मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि कैसा लग रहा है मेरा पेज। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू आपको दे देगा। ये बटन एनिमेशन आ रही है सब वैसे ही जैसे मैंने बनाया था। यस सर। सारी चीज़ें वैसी ही आएंगी जैसी आप बनाओगे। और ये तो अभी ऐसे रफ सा हमने बनाया ना, हम प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर ऐसे इमेज आए, ऐसे को टेक्स्ट आए, फिर ओवरले अप्लाई हो, फिर बैकग्राउंड इमेज हो। हम कंप्लीट बनाने की ना कोशिश करेंगे एक अच्छा सा पेज, कि कैसे बनाते हैं, ऊपर वाला एरिया कैसे लेना है, सारा कुछ। पर उससे पहले आप एक दफ़ा ऑप्शन एक्सप्लोर कराओ, फिर आपको एक मैं बना के दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट आप बना के मुझे दिखाओगे कि सर हमने ये बनाया। ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या कर रहा था जी, मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा रश कम कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं प्लगइन में जाता हूँ, ऐड न्यू। किसी भी प्लगइन को अपलोड करने का तरीका भी देख लें कि कैसे होता है अपलोड। मैं आपको सही बताऊं कि ये वाला जो प्लगइन है ना, पेड मेरे पास मौजूद है, और मेरे पास मैंने फ्री में ढूंढा है। कितनी देर में, 3 मिनट लगे होंगे या 2 मिनट। आप सब लोगों को भी मैंने 4 तरीके बताए थे, आपने मुझे ढूंढ के ला के देना है। ठीक है, अपलोड करें। ठीक है, याद रहे कि जिप फॉर्मेट में करना है। इफ यू हैव अ प्लगइन इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट अपलोडिंग इट हियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, ये मेरे पास फोल्डर है एलिमेंट और प्रो। फ्री वाला मैंने पहले कर लिया है, मैं करूँगा प्रो वाला यहाँ से पकड़ता हूँ, ड्रैग, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ड्रॉप, इंस्टॉल। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में करेगा, अनपैकिंग, इंस्टॉलिंग द प्लगइन। सर हम जब डाउनलोड करेंगे तो उसकी बाय डिफॉल्ट वो जिप में ही होगा या करना पड़ेगा उसे? वो जिप में ही आएगा, जब आप लोग डाउनलोड करेंगे वो इसी तरह जिप आ जाएगा। अब देखें, अगर तो आपके पास यहाँ पे एरर आ गए, मतलब कि आपकी फाइल, एलिमेंट और प्रो की फाइल्स ठीक नहीं है। अगर एरर ना आए और ऐसे सक्सेसफुली हो गया ना, मतलब कि प्लगइन ठीक मिल गया आपको। क्योंकि हो सकता है पहले आपको मिले फिर आप गलत कर लो। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक्टिवेट प्लगइन, एक्टिवेट यहीं से कर लेता हूँ। एलिमेंट और एलिमेंट और प्रो दोनों आ गए हैं। इस टाइम लेटेस्ट वर्जन इसका चल रहा है 3.0.1। मैं पूछ लेता हूँ, तो इस टाइम 3.0.1 जो है ना लेटेस्ट है, 2021 में ये अपडेट हुआ था एक पहले महीने की 20 तारीख को, जनवरी 20 को हुआ था अपडेट। द लेटेस्ट अपडेट्स टू एलिमेंट और प्रो प्लगइन। तो अब मेरे पास फुली लेटेस्ट वर्जन मौजूद है, ये देख ले 3.0.1। अब मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास ऑप्शंस आए हैं कि नहीं। पेजेस पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि वो जिन पे वो ताले लगे हुए थे वो ताले खुले हैं कि नहीं खुले। ये तो ताले खुल गए। अब देखिए ड्रैग हो रहा है, पहले नहीं हो रहा था। पोर्टफोलियो, फॉर्म, स्लाइड, एनिमेटेड हेडिंग आपको दिखाता हूँ जी। ये मैं ड्रैग, जगह अपनी मर्जी की चूज करें। अब ये एनिमेटेड हेडिंग है, हर थोड़ी देर के बाद ये सर्कल लगाती रहेगी। ठीक है, जब इसे लाइव कर देंगे ये सर्कल ऐसे लगाती रहेगी हर थोड़ी थोड़ी टाइम बाद। देखिए प्रो वाले फीचर थे ना, ये प्रो वाले सारे एनेबल हो गए हैं कि नहीं। प्राइस टेबल लगा लें बेशक, ये ले यस सर हो गए। पैसे दिए मैंने प्रो के, नो सर। फिर भी आई है ना सारी चीजें, ऑप्शन लगा सकता हूँ ना सारे। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल क्राउजल आ गया कि ये देखिए क्लाइंट्स क्या कहते हैं हमारे बारे में।
तो ये आप लोग भी ढूंढ के लाओगे, और किसी ने अगर किसी को मिल जाता है उसने ग्रुप में शेयर नहीं करना, हर कोई अपना अपना ढूंढ के लाएगा, सब लोग खुद ढूंढने अपना। एलिमेंट और प्रो प्लगइन के नाम से ही सर्च कर लेना। हाँ, एलिमेंट और प्रो के, ठीक है। जो तरीका समझाया था ना आपको, और जो जो प्लेटफॉर्म समझाए थे, गूगल, यूट्यूब, टोरेंट और फेसबुक ग्रुप्स, तो शुरू करें आप, बेशक जो जिस मर्जी से शुरू कर लें, यूट्यूब से शुरू कर लें, फेसबुक से शुरू कर लें, गूगल से शुरू कर लें, उन पे ढूंढें। कितनी चीज़ें आ गई हैं, ये सारी प्रो की चीज़ें हैं, इतने विजिट्स मुझे मिल गए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये वाले भी बंद थे ना, साइट का लोगो। देखिए अब साइट का लोगो ये डायनेमिक थिंग है कि जैसे ही आप लोगो बदलोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली बदल जाया करेगा। चीज़ों का फर्क पहचाने कि कौन सी चीज़ स्टैटिक है और कौन सी चीज़ डायनेमिक होती है, ठीक है। नैव मेन्यू, अब मैं अपने अंदर नैव मेन्यू भी ऐड कर सकता हूँ। ये ले, क्या बात है जी, ऊपर भी आ रही है अंदर भी आ रही है, मतलब कि ये फीचर तो बड़े ज़्यादा मिल गए मुझे, और इसे मैं अपने तरीके से स्टाइल वगैरह भी दे सकता हूँ। जी ये मेन्यू जो हमने बनाई थी थीम में एस्ट्रा में, ये वाली मेन्यू आ रही है, हम इसमें भी कर याद सकते हैं। रहे हमने एक्स्ट्रा में मेन्यू नहीं बनाई थी, हमने जनरली बनाई थी मेन्यू, जाके उसके जो जनरल टैब्स होते हैं उसकी मदद से बनाई थी। एक्स्ट्रा ने उसे रिप्रेजेंटेशन दी थी सिर्फ। अगर आप कोई और थीम बनाएंगे मेन्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, एक्स्ट्रा को डिस्ट्रॉय करेंगे मेन्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगा। नई थीम लगाएंगे वो अपने हिसाब से मेन्यू को शो करवा देगी, ठीक है। ये जो हमने बनाई थी ना, अब ये डायनेमिक थिंग है, आप वहां पे जाके मेन्यू बदलोगे ना, यहाँ पे मेन्यू बदल जाएगी खुद ही। ये वही आ रही है ना, ये मैंने तो इसे नहीं बनाया बताया एलिमेंट और को कि टेस्ट पेज लाना है, गूगल लाना है, प्राइवेसी लाना है, मैंने तो नहीं से बनाया बताया, मैंने तो सिर्फ एक विजिट उठा के यहाँ पे रखा। तो ये डायनेमिक विजिट है, ये आइकन एक स्टैटिक, ये वाली जो हेडिंग है ये एक स्टैटिक विजिट है और ये एक डायनेमिक विजिट है। कहाँ पे गई मेन्यू हमारी, ये वाले, यहाँ पे मैं जो सेटल कर दूंगा वो वही रहेगा जब तक मैं दोबारा चेंज नहीं करता। ये वाला चेंज हो जाएगा जैसे जैसे मेरी मेन्यू चेंज होगी, तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने खुद ही याद रखनी है। जैसे अगर मैं वर्डप्रेस में आता हूँ सपोज, ठीक है, मैं रिसेंट पोस्ट का विजिट यहाँ पे लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने। अब अगर मैं कोई नई पोस्ट करूंगा तो वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी, मुझे यहाँ पे दोबारा ला के रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मेन्यू में चेंजेस करूंगा तो वो यहाँ पे खुद ब खुद आ जाएगी। बट मैं हेडिंग में मुझे चेंजेस करने के लिए यहाँ पे आके ही टेक्स्ट बदलना पड़ेगा। तो ये सिर्फ मेजर डिफरेंस जो है ना, ये सब याद रखें कि कोई स्टैटिक विजिट कौन सा होता है और कोई डायनामिक विजिट कौन सा होता है। जी मरियम, मैंने यही पूछना था कि जो मैंने पोस्ट बनाई है असाइनमेंट की, तो उसमें मतलब जो मेरी साइट का नेम है वो साथ आ रहा है, हालांकि मैंने ऐड नहीं किया, वो नहीं खत्म हो रहा था, तो शायद वो भी थीम पे डिपेंड कर रहा है ना। आप मुझे ऐसा कीजिएगा मरियम, अपना जो इशू आ रहा है ना मुझे उसकी पिक्चर भेजिएगा, पिक्चर की भी, और जहाँ पे पोस्ट वगैरह क्रिएट की हुई है उसकी। ओके सर। जी अबू जरा आप पूछे क्वेश्चन। सर हम एलिमेंट और मेन्यू को एडिट कर सकते हैं? मेन्यू क्रिएट करनी उधर से ही है, वहीं से। अब इसके पास ऑप्शन आ गए हैं कि थीम एडिटर भी बता रहा है, ये आपको एडिट थीम भी कर रहा है। ये देखिए थीम बिल्डर बन जाती है इसके अंदर थीम की चीज़ें भी, बट फिर वही बात आ जाती है कि ये प्रो का फीचर है, बट प्रो हमारे पास हो गया। अब देखें हेडर आप बना सकते हो, फुटर बना सकते हो, बट मेन्यू क्रिएट करने के लिए पहले मेन्यू बननी ज़रूरी है, और वो वैसे ही होगी जैसे आप कहाँ से बनाते हो, डैशबोर्ड पे जाके अंदर मेन्यू, फिर उसे यहाँ पे कैसे शो करना है ये एलिमेंट और लाजमी बता सकता है कि शो कैसे करना है, बट बनानी उसी के थ्रू पड़ेगी। एक सिंपल सी बात आप एक समझ लें, आज एक बड़ा और डिफरेंस आपको बताता हूँ कि मैंने जब थीम चेंज की थी तो क्या सारी पोस्ट डिलीट हो गई थी मेरी, जितनी पोस्ट मैंने की थी?
नहीं होती ना डिलीट, वो पोस्ट नई थीम के हिसाब से शो होने लग जाती है। तो यहाँ पे भी मेन्यू जो बनाएंगे वो नई थीम के हिसाब से शो होने लग जाएगी, दैट्स इट। बनेगी वो वहीं से जैसे वो बनती है, पोस्ट वैसे ही बनेगी जैसे बनती है, शो वैसी होगी जैसी थीम करवाती है। अगर मैं यहाँ से क्या कहते हैं थीम हटा दूं और क्या कहते हैं मैं थीम शीम सारा कुछ हटा दूं, मेरी मेन्यू मेरी पोस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ये बात याद रखें। अगर मैं एलिमेंट को अनइंस्टॉल कर दूं, मैं कर सकता हूँ ना डीएक्टिवेट, थीम को हटा दूं, तो मेरे पास चीज़ें कैसी होने लग जाएंगी जैसी पहले थी, जो डिफ़ॉल्ट थीम में आती थी। तो थीम बदलने से पोस्ट डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती, पोस्ट सिर्फ यहाँ से क्रिएट हो जाएगी, फिर वो ताहयात क्रिएट रहेगी, बेशक आप थीम हज़ारों बदलते रहे। रिप्रेजेंटेशन थीम बताती है, पोस्ट का कंटेंट और चीज़ें वो थीम नहीं बता सकती। वो आपको खुद ही कंटेंट लिखना पड़ेगा, टाइटल खुद ही लिखना पड़ेगा। वो थीम आके नहीं बताएगी कि अच्छा तुम्हारा ये टाइटल है या तुम्हारे ये मेन्यू आइटम्स हैं, वो नहीं बताएगी। वो हमें मेन्यूज वगैरह खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके एक दफ़ा क्रिएट होगी, इसने नज़र कैसा आना है वो थीम बताएगा, वो बिल्डर बताएगा, वो वेबसाइट बिल्डर बताएगा, बट बनेगी ये चीज़ यहीं से। ये चीज़ ज़हन नशीन करके रख ले अपने पास।